Hello everyone, I welcome to all. This is Ajay and now you're watching JKSSB online tutorial. So well, आज हम लोग पंचायती राज एक्ट 1989 को पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर वैसे तो बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन इसका हम मेन कंक्लूड पार्ट जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा वो सब कुछ मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, जैसे हमने सस्टेनेबल करा उसका एक छोटा सा मैंने इंडेक्स पढ़ाना है वो आपको बता दूंगा। तो चलिए आज इसको हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले 1989 इसका नाम क्यों रखा गया ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 1989 के अंदर कब आप ऐसे बोल सकते हो आफ्टर 39 ईयर्स ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ठीक है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया 1950 26 जनवरी 1950 को था ना, रिपब्लिक डे मनाया जाता है। उसके 39 ईयर्स के बाद 11 जुलाई 1989 इसको अडॉप्ट किया गया, इसको मान लिया गया। इस दिन ये पास हो गया था आपका, कब? 11 जुलाई 1989 को अडॉप्ट कर लिया गया। कब? आपको याद रखना है 39 ईयर्स के बाद। ऐसे याद रखोगे तो ये याद हो जाएगा। ये वाली डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 11 जुलाई को क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। पंचायती राज एक्ट कब अडॉप्ट किया गया? तो आंसर होगा 11 जुलाई 1989। तो ये वाली डेट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको एनफोर्स कब किया गया था? इसको तो 30 जून 1997 को इसको एनफोर्स किया गया, मतलब इसको लागू किया गया। अडॉप्ट उस टाइम कर लिया था, लेकिन लागू कब किया गया? 1997 में। ठीक है, तो ये है छोटी सी उसकी हिस्ट्री। इसके बाद हम जानेंगे ये कितने टायर में होता है, फिर इसके हम लोग पार्ट्स पढ़ेंगे, आर्टिकल शेड्यूल्स क्या क्या है, ये सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो भी इसका लेटेस्ट अपडेट है वो भी हम इसमें जो ऐड हुआ है वो सब कुछ इसमें हम ऐड ऑन करेंगे। तो चलिए, आपको पूछा जाए बताइए पंचायती राज एक्ट कब अडॉप्ट किया गया, देन आंसर विल बी 11 जुलाई 1989 को अडॉप्ट किया गया। आपको पूछा जाए कि कब एनफोर्स हुआ, तो आंसर होगा 13 जून 1997 को एनफोर्स किया गया। होपफुली यहाँ तक आपको मेरी बात क्लियर होगी। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपको याद रखना है ये इसका एक, जैसे आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो ना, जिसने आर्टिकल्स क्लासेस कितने ग्रुप में इसको बांटा हुआ है, जो भी सब कुछ आप पढ़ते हो उसके कितने शेड्यूल हैं, तो वैसे ही ये भी अपने आप में एक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक पूरी की पूरा एक लॉ है जिसके ऊपर अलग अलग पार्ट्स हैं, अलग अलग आर्टिकल्स हैं। तो आपको याद रखना है, मैं लिखवा देता हूँ, हेडिंग लिख लो इसकी। लिखो पार्ट्स इन पंचायती राज एक्ट 1989। ठीक है, 1989। तो कितने पार्ट्स में है आपको याद रखना है। इसके पार्ट्स हैं बेसिकली 15। कितने पार्ट्स में? 15 पार्ट्स में इसको कंप्लीट किया गया। इसमें नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स कितने आते हैं? नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स आते हैं 83। कितने आते हैं? 83। कितने शेड्यूल्स हैं? इसका आंसर होगा आपका 6। ये सारे के सारे आप एक एक डिटेल में पढ़ने वाले हो मेरे साथ। ठीक है, एक एक को आप डिटेल में पढ़ने वाले हो। फिलहाल के लिए ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि पंचायती राज एक्ट कितने पार्ट्स में कंप्लीट किया गया, तो आंसर होगा 15। कभी कभी 14 भी लिख सकता है, क्योंकि 1 और 1A को अलग अलग मान लिया गया है। इसको आप एक साथ 1 भी लिख सकते हो, तो 14 भी कभी कभी एग्जाम में देता है, लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर आपको 50 ही लिखना है। ठीक है, 15 ही लिखना, सॉरी 15। और आर्टिकल्स हैं 83 और शेड्यूल्स इसके 6। थोड़ा सा मैं इसको आइडिया देता हूँ पंचायती राज क्या होता है। जिस तरह से आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद सारे मिलके काम कर रहे हैं, वैसे ही आपकी गांव के अंदर, विलेज के अंदर पंचायती राज सिस्टम होता है। आपको पता है सरपंच, पंच, ये सब कुछ होता है। फिर BDC पढ़ते हो, ये सब कुछ आप पढ़ते हो, ये सब कुछ आप सीख जाओगे अगर आप भी किसी विलेज से बिलोंग करते हो। अगर आप उस विलेज से बिलोंग करते हो, वहाँ पे आपने देखा होगा सरपंच पंच के इलेक्शन होते हैं, तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। और डोंट वरी कि अगर आप विलेज में नहीं हो, किसी टाउन में रहते हो, तो वो भी आप सीख जाओगे, क्योंकि मैं आपको बेसिक से एक एक स्टेप टू स्टेप बनाना सिखाऊंगा, किस तरीके से चीज़ों को याद रखा जाता है। आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 3 टाइम में पूरा, इसका जो कॉन्स्टिट्यूट है इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है
3 टायर के अंदर, 3 टायर के अंदर इसको कंप्लीट किया गया पंचायती राज। 3 सिस्टम में इसको अलग अलग बांटा गया, जिसमें हमें पढ़ना है 3 कैसे कैसे होंगे, कैसी कैसी पावर डिवाइड होती हैं। इसको 3 सिस्टम में बांटा गया। सबसे पहले आपका विलेज लेवल पे होगा, सबसे पहले विलेज लेवल पे रखा गया, फिर इसको रखा गया ब्लॉक लेवल पे, ठीक है, फिर इसको रखा गया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। मतलब जैसे आपको पता ना, पहले एमएलए, फिर एमपी, फिर सेंटर स्टेट गवर्नमेंट, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, वैसे इसको बांटा गया। इसकी पावर को 3 टाइप में बांटा गया। सबसे पहले विलेज को कितनी पावर, उसमें कौन कौन आता है, फिर इसको ब्लॉक लेवल पे बांटा गया, देन इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बांटा गया। अब विलेज लेवल पे जो इसका नाम रखा गया, आपने पढ़ा होगा पंचायत, पंचायत पंचायत बोलते हैं ना, गाँव की पंचायत, तो इसको बोला गया हल्का पंचायत। क्या बोला गया? हल्का पंचायत। तो विलेज लेवल पे क्या बोला जाता है, आपको याद रखना है, क्या बोला जाता है? हल्का पंचायत बोला जाता है। और ब्लॉक लेवल पे क्या बोला जाता है? ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। क्या बोला जाता है? ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। तो ब्लॉक में हेड कौन होता है, ये सब कुछ आप पढ़ लोगे, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बोला जाता है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड। तो ये नाम है जो आपको याद रखना है। पंचायती राज सिस्टम के अंदर पावर किस प्रकार बांटेगी? सबसे पहले विलेज लेवल को, जिसको नाम दिया गया, जो आपके गांव में सरपंच पंच बनते हैं वो सब किस में आते हैं? विलेज लेवल पे। उसका नाम दिया गया हल्का पंचायत। क्या बोलोगे उसको आप? हल्का पंचायत। अपनी पंचायत को क्या बोलोगे? हल्का, क्योंकि थोड़ी हल्की होती है, इनकी पावर कम होती है, इसलिए इसको हम हल्का बोल देते हैं। फिर उसका काम करवाने के लिए आप जाते हैं ब्लॉक में, जो आपके टाउन वगैरह में होता है। जैसे आपका छोटा सा विलेज है, फिर उसकी जो जहाँ पे भी आप मतलब बोल सकते हो, आपकी तहसील भी हो सकती है वहाँ पे, जो जिस पे म्यूनसिपैलिटी होती है, तो वहाँ पे आपको होता है ब्लॉक लेवल पे। तो वहाँ पे ब्लॉक लेवल का ऑफिस होता है, ठीक है, जहाँ पे बीडीओ वगैरह बैठता है। फिर उसके बाद आता है ऊपर कौन? डिस्ट्रिक्ट लेवल का। ये सब हम एक एक पढ़ने वाले हैं, इसको एक एक करके, तो बस आपको ये याद रखना, ठीक है। और इसी को सेंटर नाम पे अलग अलग नाम भी हैं। ये जो मैंने आपको नाम बताए हैं, ये सारे क्या हैं? ये जम्मू कश्मीर में ये नाम आपके, ठीक है, जम्मू कश्मीर में आपके ये नाम है। अगर आप इसी को सेंटर लेवल पे देखो, इसी को अगर आप सेंटर लेवल पे देखो, अगर हम सेंट्रल लेवल की बात करें, तो सेंटर लेवल की बात करें तो इसका नाम हो जाता है विलेज लेवल पे, इसको बोलते हैं विलेज पंचायत। विलेज पंचायत। और इसका जो नाम हो जाएगा, इसका नाम है पंचायत समिति। पंचायत समिति। और इसको बोलते हैं जिला परिषद। तो गाइज आपको सेंट्रल लेवल के नाम भी पता होना चाहिए, ZILA, ठीक है, इसको सही कर देता हूँ, जिला परिषद, ठीक है। तो पंचायत की पावर किस प्रकार बांटी गई? सबसे पहले विलेज लेवल पे, फिर ब्लॉक लेवल पे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। विलेज लेवल में जो JNK में पंचायत का नाम होगा, उसको नाम दिया गया हल्का पंचायत। और ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, और डिस्ट्रिक्ट लेवल में डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड। इसी का अगर सेंटर में नाम देखें तो जो विलेज में होता है उसको बोलते हैं विलेज पंचायत, जो ब्लॉक लेवल पे होती है उसको बोलते हैं पंचायत समिति, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है उसको बोलते हैं जिला परिषद। ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन जम्मू कश्मीर में ये नाम नहीं है, जम्मू कश्मीर में ये नाम है, और आपको जम्मू कश्मीर वाला ही पूछा जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग JNK का पेपर देने वाले हो। चलिए अब एक बार हम इसके पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर नज़र लगाते हैं कि इसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कैसे कैसे आर्टिकल्स, कितने में क्या क्या आता है। फिर उसके बाद उसमें हम एक एक चीज़ को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए सबसे पहले आप लिखिए चैप्टर वाइज और आर्टिकल। मैंने क्या बताया था कि आर्टिकल हैं आपके 83 और चैप्टर हैं आपके 15। तो सबसे पहला चैप्टर में आ जाइए। सबसे चैप्टर नंबर फर्स्ट में हम लिखेंगे, इसको मैं आपको याद भी करवाता हूँ। चलिए अभी हम पढ़ेंगे चैप्टर्स और आर्टिकल के बारे में। सबसे पहले लिखिए चैप्टर नंबर फर्स्ट।
मैं आपको साथ साथ लर्न करवाने की कोशिश भी करूँगा। चैप्टर नंबर फर्स्ट में क्या आता है। चैप्टर नंबर फर्स्ट में सबसे पहले देखिए कैसे याद करना है। आप कोई भी चीज़ करना चाहते हो, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपना प्री एग्ज़ाम देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, प्री एग्ज़ाम, जिसको बोलते हैं प्रीलिमिनरी टेस्ट। तो सबसे पहले हम भी इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या आएगा, प्रीलिमिनरी, और आर्टिकल में आगे लिख रहा हूँ डेट इज़ 1 से लेकर 2, पहले 2 आर्टिकल इसमें आएंगे। आपको कुछ भी करना है, कोई भी नौकरी लेनी, कुछ भी करना है, आपको सबसे पहले प्री एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो इसमें भी हम लोग सबसे पहले प्री से ही स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद आता है आपका चैप्टर 1A, चैप्टर 1A। तो इसमें देखिए, इसमें क्या आता है आपका, इसमें देखो सबसे पहले आपने प्री दिया। प्री क्यों देते हो, आप नौकरी लेते हो कि मेरे पास भी पावर आ जाए, पैसा तो आएगा, पावर भी आएगी। अब आप पावर चाहते हो, घर पे ही बैठे बैठे आपने प्री दिया, आपका प्री पास हो गया। अब आपने पावर बनाने के लिए आप क्या बनो, सबसे पहले देखो गांव में पंच होते हैं, फिर सरपंच बनता है। तो सबसे पहले पंच बनते हैं, इसको बोलते हैं वार्ड मजलिस। पहले आप अपनी वार्ड में काम करोगे, ठीक है, वार्ड मजलिस, ठीक है, वार्ड मजलिस। ठीक है, वार्ड मजलिस। उसके बाद देखिए आगे इसमें जो आर्टिकल है, इसमें आएगा आर्टिकल 3, और 3 के साथ ही 3A 3B ऐसे चलते थे 3D तक इसमें आर्टिकल आएंगे। ठीक है, आर्टिकल मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूंगा कौन कौन सा आर्टिकल आपको याद रखने हैं। ठीक है, बाकी चैप्टर में कौन से चैप्टर में आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप एक एक चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हो, ये आपको समझ आ जाएगा। फिलहाल मैं आपको याद करवा रहा हूँ कि सनेडी वाइज चैप्टर में क्या क्या आता है। मेन जितने भी बाढ़ मजलिस में क्या क्या आता है ये तो आप पढ़ लोगे, आपको पता चल जाएगा। कुछ भी उसके रिगार्डिंग पूछेगा आपको पता चल जाएगा। ये चैप्टर नंबर 1A में आएगा। सबसे पहले आपने प्री दिया, किसके लिए, पावर गेन करनी थी आपको। उसके लिए सबसे पहले किसने आपको बोला कि भैया पहले अपनी बाढ़ में थोड़ा सा फेमस हो जाओ, अपनी बाढ़ में सरपंच गांव का बाद में बनना, पहले बाढ़ में जाओ। तो बाढ़ में पंच वगैरह होते हैं, जितने पंच है वो सारे चैप्टर बनने में लिखा हुआ है। चलिए, बाढ़ मजलिस के बाद आपको पता चला कि भैया आपने अभी चैप्टर 2 पढ़ना है। चैप्टर 2 में आपने प्री दे लिया, बाढ़ की पावर आ गई। अब आप पंच से क्या बन गए, सरपंच बन गए। और सरपंच किसका बनता है, वो बनता है हल्का पंचायत का, हल्का पंचायत का। तो ये कौन से लेके कौन से आर्टिकल तक है, ये आपका आर्टिकल्स रहेगा आपका 4 से लेके 11 तक, 4 से लेके 11 तक। सबसे पहले प्री दिया, पहले प्री पास हो गया, फिर किसने बोला पावर चाहिए, पंच बन जाओ, अपनी बाढ़ में अपना नाम बनाओ। आपने बाढ़ में नाम बनाने के बाद चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया, 1A। फिर आप चैप्टर 2 में आए, जहाँ पे आपने पंची जीतने के बाद अब आप सरपंच बन रहे हो। सरपंच कहाँ आता है, पंचायत में आता है। हल्का पंचायत कौन होता है, सबसे बड़ा विलेज में सरपंच होता है। तो आपने सरपंच बन दिया। जैसे आपने सरपंच बना, फिर आपको पता चला यार सरपंची में तो पीछे से पैसा भी आता है, सरपंची में पीछे से पैसा भी आता है। फिर आपने क्या सोचा कि पहले मैं पावर का इस्तेमाल करता हूँ, पहले आपने अपनी पावर का इस्तेमाल किया। ठीक है, पहले आपने पावर का इस्तेमाल किया। इसका आर्टिकल नंबर है 12। ठीक है, पावर आपको पता चली कि मैं अपनी पावर से पैसे भी कमा सकता हूँ। ठीक है, पहले आप प्री दिया, बाढ़ में आपने पंची जीती, फिर आप सरपंच बने, जिसको बोलते हैं हल्का पंचायत। हल्का पंचायत मतलब विलेज का सबसे बड़ा सरपंच होता है। सरपंच बनते ही फिर अपनी क्या बंदा पावर दिखाना स्टार्ट कर देता है, पावर दिखाना स्टार्ट कर देता है। फिर चैप्टर नंबर 4 में आ गया आप, एक सनेटी वाइज बताऊँगा आपको। अब पावर मिलने के बाद आपने क्या बोला कि मैं पावर मिल गई। अब पावर के बाद सरपंच क्या करता है, पैसे कमाना स्टार्ट करता है। जो भी काम करने के लिए पैसा आता है उसमें से वो अपनी पावर से किसी को बिना बताए पैसे कमाना स्टार्ट कर देता है। मतलब आपने अपनी प्रॉपर्टी इकट्ठा करना स्टार्ट कर दी, प्रॉपर्टी इकट्ठा करना स्टार्ट कर दी। प्रॉपर्टी इतनी मिली कि आपको 13 से लेके 23 आर्टिकल तक। आर्टिकल कैसे याद रखोगे, देखो 13 नंबर आपको पता है 13 नंबर अनलकी नंबर होता है, ये फॉरेन में इसको अनलकी नंबर बोलते हैं। अब आप करप्ट होके प्रॉपर्टी इकट्ठी कर रहे हो, इट मीन्स कि आप भी करप्शन वाला काम कर रहे हो। तो नंबर 13 मतलब ये आपके लिए अनलकी है। अगर आप गलत काम कर रहे हो ये आपके लिए लक्की नहीं है, ये आपके लिए अनलकी है। तो 13 से लेके 23 आर्टिकल आपके आएंगे चैप्टर 4 में, जो प्रॉपर्टी के बारे में बताएंगे कि हल्का पंचायत की प्रॉपर्टी क्या क्या होती हैं। ठीक है, अभी हम लोग विलेज लेवल की बात करें, ये सारा कुछ चल रहा है विलेज लेवल तक। ठीक है, अब चैप्टर 5 में आ गए आप लोग। चैप्टर नंबर 5 में
प्रॉपर्टी बन गई आपकी। अब सोचा कि मेरी प्रॉपर्टी इतनी होगी, अब मैं अपनी प्रॉपर्टी घर रखे क्या करूँगा। अब आपने सोचा कि चलिए थोड़ा बिजनेस करते हैं। अब गांव में आपने अलग अलग मिठाइयों की दुकानें खोली, क्योंकि लाइसेंस आपके पास, सब कुछ आपके पास, आप सरपंच हो, कुछ भी बना दो आप। तो आपने क्या बोला कि चलिए अब मैं बिजनेस करूँगा भाई, मैं रिच हो गया हूँ, अब मैं लोगों की हेल्प करूँगा, मैं बिजनेस करूँगा, उसमें भी पैसा कमाऊँगा। इसका आर्टिकल है 24 से लेके 26 तक, ठीक है, 24 से लेके 26 तक। ये ऊपर जो आपने 5 क्लास प्राइमरी स्कूल, मतलब 5वीं क्लास जब तक आपने पढ़ी, यहाँ पे आपका कंप्लीट हुआ क्या, विलेज पंचायत यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ठीक है, विलेज जो आपने पढ़ा था हल्का पंचायत, उसमें हमें यही पढ़ना है। सबसे पहले हमें प्री दिया, प्री से मुझे क्या हुआ, मुझे प्री मतलब छोटा सा इंटरव्यू दिया, उसके बाद मुझे क्या मिला, मुझे बाढ़ में पंची मिल गई। जैसे मैं पंची बनी, मेरी मैं फेमस होने लगा, मैं चैप्टर पहला पार कर लिया, अब चैप्टर 2 में आ गया। मैं चैप्टर 2 में मैंने क्या किया, मैंने सरपंची जीत ली। दूसरे नंबर मैंने किया कि चैप्टर 2 में सरपंची जीत ली, इसको बोलते हैं हल्का पंचायत। हल्का पंचायत का सबसे बड़ा कौन होता है, सरपंच होता है। फिर मैं चैप्टर 3 में आया, मैंने बोला मैं सरपंच बनकर, मेरे पास तो पावर भी है, अब मैं पावर का इस्तेमाल करूँगा। और पावर कितनी मेरी, 12,000 की। कितनी पावर है मेरी, 12,000 रुपीज़ में 12,000 किसी को भी मैं दे सकता हूँ, ले सकता हूँ, खुद कमा सकता हूँ, इतनी मेरी पावर होगी। कितनी, 12,000 की। फिर चैप्टर 4 में गया, मैंने बोला मेरे पास पावर है, अब मैं प्रॉपर्टी इकट्ठी करूँगा। मैंने प्रॉपर्टी क्या किया, अनलक्की नंबर से स्टार्ट किया, 13 से 23 तक प्रॉपर्टी इकट्ठी कर ली। चैप्टर 5 में जाके मैंने क्या किया, मैंने बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया, और यहाँ पे आपका हल्का पंचायत ख़त्म होता है। फिर आगे जो लेवल आता है वो रहता है आपका किसका, बीडीसी का। ब्लॉक लेवल पे आ जाते हो आप, ब्लॉक लेवल पे। चलिए चैप्टर 5 तक हो गया था, चलिए चैप्टर 6 से स्टार्ट करते हैं। मतलब प्राइमरी स्कूल होता है ना 5वीं तक, वो आपने ख़त्म कर लिया। अब आप लोग एंटर कर चुके हो चैप्टर 6 के अंदर। ठीक है, चैप्टर 6 में आएगा आपका बीडीसी, ठीक है, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। और इसका आर्टिकल रहेगा 27 से लेके 30 तक। तो बीडीसी के बारे में जो लिखा हुआ है, किस में लिखा हुआ है वो चैप्टर 6 में, क्योंकि प्राइमरी के बाद आप 6 क्लास में एंटर होते हो। 6 क्लास में आते ही आपने क्या किया, अब पंचायत छोड़ी, अब आप ब्लॉक लेवल पे आ गए 27 से लेके 30 तक। तो ये आर्टिकल आपको थोड़ा सा याद रखना है। इतना आर्टिकल याद होगा ना, ये वाला भी, तो भी आंसर आ जाएंगे आपके। ब्लॉक के बारे में कुछ ही पूछेगा, पता है कि इनके बीच बीच आएगा आंसर। ठीक है, एटलीस्ट पहले ये तो याद कर लेना। चलिए अब आप ब्लॉक लेवल पे क्या हुआ, ब्लॉक लेवल आपने जीत लिया। पहले आप विलेज लेवल पे आए थे, बाढ़ तक पहला चैप्टर कुछ भी नहीं था। चैप्टर 2 से स्टार्ट हुआ था, जहाँ पे आपने हल्का पंचायत संभाली थी, फिर हल्का पंचायत की प्रॉपर्टी संभाली थी, सब कुछ आपने आगे देखा, बिजनेस किया। अब आप लोग पंचायत में आ चुके हो 6 चैप्टर के अंदर, यहाँ पे बीडीसी के बारे में पढ़ोगे। जैसे ही आपने चैप्टर 6 कंप्लीट किया तो आप आगे चैप्टर 7 के अंदर, आपका 7वां पड़ाव शुरू हो गया। ठीक है, कौन बनेगा करोड़पति में होता है ना कि आगे लेवल बढ़ता है। अभी आप बीडीसी से रिच हुए, पैसा कमाया, अब आपको उसकी पावर, जैसे उसके बाद क्या किया था आपने, यहाँ पे देखो, जैसे ही हल्का, यहाँ से सही स्टार्ट होता है चैप्टर, यहाँ से हल्का होते ही आपने पावर इकट्ठी करी। यहाँ पे भी आ जाओ, बीडीसी बनते ही आपने बीडीसी ब्लॉक का चेयरमैन बनते ही आपने क्या किया, यहाँ पे आपने पावर इकट्ठी कर लिया। आपको पता चल गया कि बीडीओ की कितनी पावर होती है और उसके फंक्शन क्या क्या होते हैं, उसकी पावर और उसकी फंक्शन के बारे में लिखा गया। ये आर्टिकल 31 से लेके 33 तक, आर्टिकल 31 से लेके 33 तक। उसके बाद आपने चैप्टर, उसके बाद क्या पढ़ा था, 2 में हल्का, 3 में पावर, 4 में क्या किया था आपने, प्रॉपर्टी इकट्ठी करी थी ना। तो इसमें भी क्या करोगे, 8 में जाके इसमें भी आप प्रॉपर्टी इकट्ठी करोगे, क्योंकि सबके मन में लालच होता है, पावर मिलते प्रॉपर्टी इकट्ठी करना शुरू कर दी। इसका आर्टिकल 34 है, याद रखना कि ब्लॉक लेवल की प्रॉपर्टी किस में एक्सप्लेन की गई है, चैप्टर नंबर 8 में, आर्टिकल नंबर 34। चलिए जैसे ही आपने प्रॉपर्टी इकट्ठी कर ली, अब विलेज में क्या किया था आपने, बिजनेस किया था, तो यहाँ पे भी आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। आके ब्लॉक लेवल पे भी आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, जिसका आर्टिकल है 35, आर्टिकल 35। वहाँ पे आपकी पावर कितनी थी कमाने की, 12,000। यहाँ पे पावर कितनी है, 31 से लेकर 33,000 तक की। बाकी यहाँ पे बिजनेस कितना कर रहे हो आप, यहाँ पे आपने 35 चीज़ों का बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया, 35 चीज़ों का अलग अलग बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया। कितनी चीज़ों का, 35 चीज़ें बेचना स्टार्ट कर दी। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 में आ गए, ये बिल्कुल हल्का कर लिया तो ये भी हो जाएगा, सिर्फ आपको चैप्टर सनेटी वाइज याद रखनी है। चैप्टर नंबर नेक्स्ट में आ गए, ठीक है। इसमें होता है आपका क्या, इलेक्शन। इसमें आता भी आपका इलेक्शन कैसे कैसे होंगे, वीडियो सबके इलेक्शन कैसे होते हैं। तो इलेक्शन का आर्टिकल याद रखना आपको 36 से लेके 44 तक
सबके बारे में लिखा हुआ किसके इलेक्शन कैसे होंगे। तो चैप्टर 9 तक हमने कंप्लीट कर लिया था, क्या ब्लॉक भी, ये एज इट इज़ वैसे ही है। उसमें देखिए चैप्टर 2 में हल्का भी आपका हल्का पंचायत बना, विलेज का सरपंच, यहाँ पे चैप्टर 6 में बना। वहाँ पे चैप्टर 3 में आते ही आपको पावर मिली, यहाँ पे चैप्टर 7 में पावर मिली। वहाँ पे चैप्टर 4 में आते ही आपको क्या हुआ, प्रॉपर्टी इकट्ठी हुई, यहाँ पे चैप्टर 8 में प्रॉपर्टी, सनेटी वही रहेगी। फिर वहाँ बिजनेस किया, यहाँ पे बिजनेस किया, तो बिल्कुल सेम सनेटी चलेगी, जैसे वो 4 वैसे ये 4। ये आपको 8 याद हो गए होंगे। इसके आर्टिकल याद करना, पावर में उसमें आर्टिकल आपको थोड़े इंपॉर्टेंट याद रखने, पहले तो आपको पता होना ही चाहिए आर्टिकल, ठीक है। तो इसमें आर्टिकल जैसे पावर वाला आर्टिकल इंपॉर्टेंट है आपका, हल्का पंचायत का आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहाँ से लेके कहाँ तक इसका एक एक आर्टिकल पढ़ना पड़ेगा आपको। उसके बाद चैप्टर 4 में प्रॉपर्टी का और चैप्टर 5 में बिजनेस का। बाकी ये तो पता होना चाहिए बिजनेस किस में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चैप्टर 10 में आपने इलेक्शन, क्योंकि जैसे ही 10th क्लास पास हुई अब आप वोट डालने के हकदार हो गए, आपको इलेक्शन होने देने का हक है, अभी आप वोट डाल सकते हो। चलिए चैप्टर 11 में घुसते हैं अभी हम, क्योंकि हमने हल्का और ब्लॉक पढ़ लिया। अब चैप्टर 11 में चलते हैं। यहाँ पे बात होगी चैप्टर 11 में डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग, किसकी, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड, और इसका आर्टिकल रहेगा गाइस 45। कितना रहेगा, 45। चैप्टर 11 में आपने डिस्ट्रिक्ट ज्वाइन कर ली। देखिए चैप्टर 9 तक तो आपका ख़त्म हो गया था ब्लॉक। फिर चैप्टर 10 में आपने बोला चलो भी इलेक्शन भी बता दो कैसे होते हैं। किसी ने पूछा यार तुमने पंचायत में सरपंच बना दिया, ब्लॉक का चेयरमैन बना दिया, लेकिन कैसे बना दिया। फिर चैप्टर 10 में आपने बोला कि जैसे आपकी 10th पास हुई आपने इलेक्शन आप दे सकते हो, वोट डाल सकते हो अभी आप। तो इलेक्शन कैसे कैसे होगा, कौन करवाएगा, ये सब कुछ आप इसमें पढ़ोगे। चैप्टर 11 में क्या है आपका, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड। चलिए फिर उसके बाद आया चैप्टर 12। चैप्टर 12 में क्या आता है, चैप्टर 12 में क्या आता है, फिर इसकी पावर जान लो आप, सबकी पावर जानी तो इसकी पावर भी जान लेते हैं। चैप्टर नंबर 13 में इसकी पावर कहाँ से कहाँ तक है, 46 से लेके 47, 2 आर्टिकल 46 47। चैप्टर 13 में क्या है आपका, इसमें पंचायत अदालत के बारे में बात की गई है। आपको पता आपके गांव में अदालत भी होती है, जो भी लड़ाई वगैरह होती है उसके लिए भी आपके चेयरमैन वगैरह बनाए जाते हैं। अदालत, पंचायत अदालत, पंचायत अदालत का आर्टिकल है 48 से लेके 79 तक। इसमें सारा चेयरमैन वगैरह के बारे में लिखा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक लेवल हर एक चेयरमैन के बारे में। यहाँ पे पंचायती की बात नहीं हो रही है, ठीक है। चलिए आगे चैप्टर 14 में क्या आता है आपका, इसमें आता है आपका जितने भी आपके मिसलेनियस आएंगे, ठीक है, जितने भी आपके मिसलेनियम आ जाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो इसी के अंदर हो जाएगा, आई थिंक यहाँ तो समझ आएगा। इसी के अंदर हम जो बात करने वाले हैं ना, इसमें जो आएगा वो होगा आपका कोरम के बारे में, कोरम ऑफ पंचायती अदालत, ठीक है। पंचायत अदालत में कितने कितने बंदे होते हैं, कौन कौन बनता है, कैसे इनका सिलेक्शन होता है, कैसे बनाते हैं, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए एक बार मैं इसको करता हूँ रिकैप, देन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। सबसे पहले मैंने आपको बताया आपको इसको सनेटी बाई याद कैसे करना है। सबसे पहले आप चैप्टर 1 पढ़ने लगे बुक का, आपने स्टार्ट किया, आपको पता चला कि किसी न किसी एग्जाम में मुझे प्री देना ही पड़ेगा, तो आपने प्री दिया। फिर आपको पता चला कि अब मैं अगले स्टेप में चलता हूँ, चैप्टर 1A में रहे अभी तक आप घर से बाहर नहीं निकले हो। जैसे प्री पास हुआ तो चैप्टर 1 आपका स्टार्ट होता है, फर्स्ट A से, जिसमें आपको वार्ड्स के बारे में, अपने वार्ड के बारे में जानना पड़ता है, ठीक है। वार्ड्स मजलिस क्या होते हैं, जैसे आपने वार्ड मजलिस में पंच वगैरह बैठते हैं, जैसे आपने पंची जीत ली, फिर आप चैप्टर 2 में घुसे जहाँ पे आपने हल्का पंचायत भी जीत लिया, जिसमें आपने सरपंची जीती। फिर उसके बाद सरपंच बनते आपको पावर पता चली, पावर के बाद आपको प्रॉपर्टी पता चली, प्रॉपर्टी के बाद आपको बिजनेस। तो 5 चैप्टर खत्म हो गए, बिजनेस तक आप पहुँच गए, ठीक है। आर्टिकल याद करने आपको, हल्का पंचायत 4 से लेकर 11 तक है। पावर आपकी 12,000 की, पावर आपकी सरपंची की 12,000 की है। प्रॉपर्टी आपकी अनलकी स्टार्ट होती है 13 से 23 तक, और चैप्टर 5 में बिजनेस आपका 24 से 26, ठीक है। फिर हम विलेज से एंटर किए ब्लॉक में, ब्लॉक में भी सेम सनेटिस है। चैप्टर 6, 7, 8, 9 4 चैप्टर में क्या, पहले BDC, फिर पावर, फिर प्रॉपर्टी, फिर बिजनेस, सेम। फिर आगे आपको याद करना है कि इसके बाद हमने इलेक्शन पढ़ा था, इलेक्शन, इसके आर्टिकल याद रखना, यही से क्वेश्चन आता है, ठीक है। इलेक्शन के बाद आपके चैप्टर 11 में आए, फिर डिस्ट्रिक्ट में चले गए, डिस्ट्रिक्ट के बाद आपका डिस्ट्रिक्ट की पावर, फिर उसके बाद अदालत और मिसलेनियस।
इस तरह से आपको इसको पार्ट में लर्न करने की कोशिश करनी है, और साथ साथ कोशिश करना इसकी भी ट्रिक बना के नंबर याद कर लेना। कोशिश करना कि यहाँ से लेके यहाँ तक आर्टिकल इसके अंदर आता, अगर इतना कर लोगे तो भी आपके आर्टिकल के क्वेश्चन सारे हो जाएंगे, सीधे सीधे हो जाएंगे। बाकी इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए अब हम चैप्टर फर्स्ट से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। होपफुली आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। चैप्टर फर्स्ट, चलिए अब हम इसको स्टार्ट करेंगे पढ़ना। चैप्टर फर्स्ट में क्या आता है, और आपको पता है आर्टिकल कौन से है, 1 से लेके 2 तक। सबसे पहले चैप्टर फर्स्ट में आर्टिकल नंबर 1 में क्या लिखा गया है। कोई भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले हर एक चीज़ का टाइटल दिया जाता है ना भाई, नाम तो पता होना चाहिए ना किसका टाइटल। आप कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हो उस ऊपर एक टाइटल लिखते हो, तो इसमें भी टाइटल बताया गया कि टाइटल क्या है। ठीक है, टाइटल जैसे जम्मू कश्मीर का क्या है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर में आपका पंचायती राज एक्ट 1989, ये इसका टाइटल हो गया, पंचायती राज। ठीक है, उसके बाद जो आर्टिकल 2 में लिखा गया, आपको पूछे एग्जाम में कि टाइटल कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है, टाइटल किसी भी चीज़ का, तो आर्टिकल 2 में क्या लिखा गया, हर एक चीज़ की डेफिनेशन दी गई। इसमें जितने भी लोग आएंगे उन सबकी डेफिनेशन, जैसे फॉर एग्जांपल हल्का पंचायत की डेफिनेशन क्या है, ठीक है, हल्का की, या ब्लॉक की, या डिस्ट्रिक्ट की, या चेयरपर्सन कौन होगा, मतलब चेयरपर्सन की डेफिनेशन क्या है, किसको चेयरपर्सन बोलते हैं, पंच क्या होते हैं, ठीक है, हल्का किसको बोलते हैं, माजलिस किसको बोलते हैं, मतलब हर एक चीज़ की डेफिनेशन। तो आपको ये नहीं पूछेगा कि क्या, सीधा पूछेगा कि इसकी डेफिनेशन किस में आती है। तो डेफिनेशन किस में आएगी, आर्टिकल 2 में आएगी। आर्टिकल 1 में क्या आता है आपका, कोई भी चीज़ का टाइटल, क्योंकि स्टार्ट करोगे टाइटल देके, टाइटल देने के बाद आपको उसको डिफाइन करना पड़ेगा। बस पहला आपका चैप्टर ख़त्म हो गया, पहले चैप्टर में कुछ है ही नहीं है। बस आपको यही याद रखना है, क्या आपको याद क्या रखना है कि आर्टिकल फर्स्ट में टाइटल, आर्टिकल 2 में डेफिनेशन। सबसे पहले नाम दोगे, फिर उसको डिफाइन करोगे, बात ख़त्म। चैप्टर 2 इम्पोर्टेंट और ये बड़ा भी है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप काफ़ी अच्छे से समझ पाए होंगे। मैं थोड़ा सा रिवाइज़ करता हूँ। सबसे पहले मैंने बताया पंचायती राज एक्ट 1989 हम पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि ये कब अडॉप्ट किया गया, 11 जुलाई 1989 में। ऐसे याद रखोगे 39 ईयर आफ्टर रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो रिपब्लिक डे 1950 के बाद 39 साल के बाद इसको अडॉप्ट किया, और 1997 दैट इज़ 30 जून को इसको एनफोर्स किया गया। फिर मैंने बताया कि इसमें पार्ट्स कितने हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है एग्ज़ाम में। पार्ट्स कितने, 15, आर्टिकल 83 और शेड्यूल 6। इसके बाद इसको कॉन्स्टिट्यूट कितने, इसके अंदर कितने हैं, 3 टायर हैं। इसके अंदर कितने टायर से मिलकर बने, 3 टायर से। एक है आपका विलेज लेवल पे रखा पावर को, एक ब्लॉक लेवल पे, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। विलेज लेवल में JNK में इसका नाम है हल्का पंचायत, ब्लॉक लेवल में नाम है ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, और लास्ट में डिस्ट्रिक्ट लेवल में नाम है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है, फिर इसी को सेंटर लेवल पे क्या नाम दिया गया, सेंटर लेवल पे इसको क्या बोलते हैं, इसको हल्का पंचायत नहीं बोलते हैं। ठीक है, विलेज पंचायत, फिर पंचायत समिति और then जिला परिषद, ये नाम भी आपको याद रखने हैं। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको इसका पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाने की कोशिश करी। इसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, चैप्टर फर्स्ट में क्या क्या आता है, चैप्टर 2 में मैंने आपको कोशिश करी कि लर्न करवाने की। इसको आपको भी ऐसे ही टुकड़ों में बांट के याद करना है। ठीक है, चलिए अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमने प्री पास कर लिया, अब हम आ चुके हैं बाढ़ के अंदर। इसमें मैंने क्या बताया था, किसके बारे में बताया जाता है, इसमें आपको बताया जाता है बाढ़ माजलिस के बारे में। क्या बताया जाता है, बाढ़ माजलिस। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि बाढ़ माजलिस के बारे में कौन से चैप्टर में लिखा हुआ है, आंसर होगा 1A। क्या होगा आंसर, 1A। इसकी छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले बताता हूँ बाढ़ होती क्या आपकी। आपका विलेज है, मान लीजिए मैं एक विलेज बना रहा हूँ आपका। ठीक है, एक आपका विलेज है, ये पूरा विलेज है। एक छोटी सी गली ले लिए, दो तीन छोटी छोटी गलियाँ मिला के, ठीक है, एक बाढ़ तैयार की जाती है। एक विलेज के अंदर मैक्सिमम बाढ़ बनाने की जो लिमिट होती है, मैक्सिमम पंच बनाने की, क्योंकि हर बार का एक पंच होगा, वो होती है 7 से 11 तक। कितनी होती है, 7 से 11। देखिए एक बाढ़ है, इसको बोलते हैं बाढ़ माजलिस। अब मैं इसका मतलब समझाता हूँ। जैसे आप
कोई विलेज में रहते हो, आपके गांव के अंदर वार्ड अलग अलग वार्ड होते हैं, जैसे आप देखते हो एड्रेस लिखते हो ना, वार्ड नंबर 10, वार्ड नंबर 12, वार्ड नंबर 13, हाउस नंबर ये। तो वार्ड क्या होता है, आपके गांव की वार्ड अलग अलग बांटे जाते हैं। एक गांव में मैक्सिमम 7 से 11 वार्ड आप बना सकते हो, ठीक है। मिनिमम 5-6 तक हो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैक्सिमम 11 तक होगी, 7 से लेकर 11 तक। चलिए 7 मिनिमम वैसे होनी भी चाहिए, 7 तक वार्ड। तो अगर नहीं होगी तो 2 गाँव को मिला के एक पंचायत बना देते हैं पूरी। अब वार्ड मजलिस में क्या होता है, आप गली के लोग अपने वार्ड का एक बंदा चुनते हो हेड, उस बंदे का नाम होता है क्या, पंच। उस बंदे का नाम होता है पंच। देखो आपने सुना भी होगा पंची सरपंची के इलेक्शन होते हैं। तो पंच आपका कहाँ से बिलोंग करता है, वो आपकी हर एक वार्ड से एक एक पंच उठ के आएगा। एक पंच यहाँ से आया, एक पंच यहाँ से आया, दूसरा पंच यहाँ से आया, तीसरा यहाँ से आया, इस तरह से 7 से लेकर 11 तक पंच मिलके, ये सारे के सारे मिलके एक पंचायत में बैठते हैं। ये बैठते कहाँ सारे, ये सारे के सारे बैठते हैं एक हल्का पंचायत के अंदर। जो आपका पंचायत घर बना होता है ना, तो इन सारे पंचों को वहाँ इकट्ठा बैठना पड़ता है। मतलब हर वार्ड से एक पंच आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, बताइए वार्ड मजलिस का हेड कौन होता है, तो आंसर होगा पंच। कौन होगा, पंच। क्योंकि वार्ड मजलिस से सबसे बड़ा कौन होता है, पंच होता है, जो रिप्रेजेंट करता है अपने वार्ड को। वो अपनी वार्ड की जो भी प्रॉब्लम होगी वो कहाँ तक लेके जाएगा, सरपंच तक लेके जाएगा, सरपंच तक। फिर सरपंच आगे ब्लॉक लेवल, फिर डिस्ट्रिक्ट, ऐसे चलती है, ऐसे सिस्टम चलता रहेगा। फिलहाल सबसे छोटी लेवल है वो वार्ड से होती है, जहाँ पे कौन चुना जाता है, पंच। इसको बोलते हैं क्या, इसको एक वार्ड को बोलते हैं वार्ड मजलिस, और इसी का दूसरा नाम होता है वार्ड सभा। क्या होता है, वार्ड सभा। जिस तरह से एक प्रधानमंत्री पूरी कंट्री को कंट्रोल करता है, वैसे ही एक पंच अपनी वार्ड को कंट्रोल करता है। वैसे ही एक पंच अपनी वार्ड का रिस्पॉन्सिबल होता है। कोई भी प्रॉब्लम, क्या काम होंगे, सारा कुछ पंच उनको गाइड करता है कि इतना पैसा आ रहा है गवर्नमेंट से, ये हमारा बजट है, इस साल ये काम होंगे। तो ये इस तरह से इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाई। हालांकि ये सब कागजी बातें हैं, ठीक है, ये ऑन पेपर ही काम करती हैं, लेकिन फिर भी अभी भी मतलब राजस्थान में इसका सिस्टम अच्छा है, लेकिन पंचायत में इतनी पावर होती नहीं इनके पास। वो धीरे धीरे पता चल जाएगा पावर क्यों नहीं होती है, ठीक है। अब आपको इतनी तो बात समझ आ चुकी है कि वार्ड मजलिस क्या होता है। एक छोटी सी गांव की वार्ड होती है जहाँ पे एक पंच को चुना जाता है। इस तरह से पंच चुन चुन के सारे पंच आते हैं कहाँ, वार्ड हल्का पंचायत में बैठते हैं। सारे के सारे पंच कहाँ बैठते हैं, हल्का पंचायत में। हल्का पंचायत आपका पंचायत घर बना होता है हर गाँव के अंदर, ठीक है। अब इसी का नाम है वार्ड सभा या वार्ड मजलिस, वार्ड सभा या वार्ड मजलिस। अब इसको वोट कौन करता है, राइट टू वोट किसके पास है, पंच को वोट डालने का हक किसके पास है, तो किसके पास है, वो है आपके पास रजिस्टर्ड वोटर के पास। जितने भी वोटर रजिस्टर्ड होते हैं, जैसे 18+ वाले आपका वोटर कार्ड बन गया तो आप लोग वोट डाल सकते हो, ठीक है। इस पूरे विलेज को नाम क्या दिया गया, इस पूरी वार्ड को, इसको बोला क्या गया, इसको बोला गया वार्ड मजलिस। और पूरे विलेज को क्या बोला जाता है, हल्का, हल्का पंचायत, ठीक है। और इसी का नाम, इस वार्ड का नाम रख देते हैं कभी कभी क्या, हल्का मजलिस। क्या रख देते हैं इसका नाम, हल्का मजलिस। चलिए इसी का नाम रखते हैं कभी कभी हल्का मजलिस, क्योंकि पूरे की हल्का मजलिस, इसमें पूरे के पूरे लोग बैठते हैं, ठीक है। बाकी आपको वार्ड मजलिस के बारे में पता चल गया कि वार्ड की बात हो रही है। सारे के सारे वार्ड में पंच कहाँ बैठते हैं, हल्का पंचायत के अंदर बैठते हैं। आई होप यहाँ तक बात समझ आई होगी। मैं एक दो पॉइंट बताता हूँ इंपॉर्टेंट, वो लिख लो। एक तो हो गया आपका रजिस्टर, इसको वोट कौन डालता है, रजिस्टर वोटर, जिसकी एज कितनी होती है, 18+। ये तो आपको सबको पता है कितनी होती है, 18+, ठीक है। बाकी जितने पंच होते हैं कहाँ बैठते हैं, वो वार्ड मजलिस में बैठते हैं। सॉरी, वार्ड मजलिस के जितने पंच चुनते हैं वो कहाँ बैठते हैं, सारे वो हल्का पंचायत का पार्ट होता है, वो मेन हल्का पंचायत में सारे बैठते हैं। आगे देखिए पंचेस की पावर क्या होती है, नेक्स्ट लिखिए, एक वार्ड की पावर क्या होती है। एक वार्ड कितनी पावर रखता है अपने पंचायत के अंदर, एक वार्ड कितनी पावर रखता है। अब एक वार्ड में भी छोटे छोटे काम होते हैं, हालांकि होते नहीं है, लेकिन एटलीस्ट क्या होता है, यहाँ पे मीटिंग्स होती हैं हर 3 मंथ में। मीटिंग हेल्ड बाय पंच, क्योंकि वार्ड का हेड कौन होता है, पंच होता है। तो पंच इसको क्या करता है, एक मीटिंग करवाता है अपनी वार्ड की, अपने वार्ड की मीटिंग करवाता है। यहाँ पे हर 3 मंथ में
ऑन एंड पेपर देखें तो हर 3 मंथ में उसको एक मीटिंग लेनी होती है, जिसमें वो पूरे मोहल्ले के लोगों को इकट्ठा करेगा, अपनी बाढ़ के लोगों को, और उनकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो शेयर करेगा। बताइए आपकी क्या प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है तो वो उसकी शेयर करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, आपको पूछा जाएगा जो वार्ड लेवल की मीटिंग होती है उसमें हेड कौन होता है, उसको कौन हेड करता है? उसको हेड करता है आपका पंच करता है, क्योंकि वार्ड का हेड पंच ही होता है। अब ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इसका कोराम होता है 1/10। कोरम कितना होता है इसका? 1/10 मीन्स इफ 1/10 if 1/10 member present then meeting possible। मतलब अगर मीटिंग करनी है तो जो भी इस बाढ़ के मेंबर है उसमें कम से कम 1/10 मेंबर आने चाहिए, ठीक है। कोराम कितना होता है? 1/10 का। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सब में 1/10 ही चलेगा आगे भी। तो 1/10 स्ट्रेंथ होनी चाहिए तभी मीटिंग पॉसिबल होगी। 3 मंथ में एक मीटिंग तो कंपलसरी होती है, बाकी आप हर दो मीटिंग एक मंथ में कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन 3 मंथ में एक मीटिंग होनी चाहिए। ये हमारे पंचायत जो इसका कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बोला हुआ है, पंचायती राज में, ठीक है। पावर आप पढ़ रहे हैं बाढ़ के बारे में, 3 मंथ में एक मीटिंग लेनी पड़ेगी पंच को। इसमें 1/10 की स्ट्रेंथ होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। 1/10 की स्ट्रेंथ होना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसमें। फिर हमने बात की थी, ये तो बाढ़ होगी। अब हम बात की थी जितने भी पंच हैं प्लस आगे सरपंच भी आएगा, वो सारे के सारे कहाँ बैठते हैं? वो बैठते हैं आपके हल्का मजलिस के अंदर। कहाँ बैठते हैं वो? आपके हल्का मजलिस। हल्का मजलिस। अब इसमें कौन कौन बैठता है? ऑल पंच एंड सरपंच। जो आपके गांव का सरपंच होगा, मुखिया मेन, और जितने भी पंच होंगे वो सारे के सारे कहाँ बैठते हैं? वो बैठते हैं सारे हल्का मजलिस के अंदर। आपके गांव में जो पंचायत होती है वहाँ बैठते हैं। अब इनकी ड्यूटी क्या क्या है? इसमें बोला जाता है एट लीस्ट 2 मीटिंग। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है हर फाइनेंशियल ईयर के अंदर। एटलीस्ट 2 मीटिंग हर फाइनेंशियल ईयर में होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? एटलीस्ट 2 मीटिंग, ठीक है। इससे कम नहीं। आपके सरपंच की ड्यूटी होती है हल्का मजलिस के अंदर सरपंच और पंच की मिलके मीटिंग अरेंज करें, जिसमें एक साल फाइनेंशियल ईयर में लगभग 2 मीटिंग होना कंपलसरी है। बाकी मैक्सिमम 4-5 ले सकता, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मिनिमम कितनी? एटलीस्ट 2 मीटिंग होनी चाहिए। इसलिए आपके पंचायत के अंदर कभी कभी मीटिंग होती है, यहाँ पे पूरे गांव के लोगों को बुलाया जाता है, ठीक है। दूसरा, इसका जो रिकॉर्ड होता है, डाटा जो मीटिंग का रिकॉर्ड करता है, रिकॉर्ड मिनट ऑफ मीटिंग जिसको बोलते हैं, तो उसमें कौन होता है? वो होता है आपका सेक्रेटरी। कौन होता है? सेक्रेटरी। आपको जो सेक्रेटरी होता है वो इस मीटिंग को रिकॉर्ड करता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था लास्ट ईयर भी, आई थिंक, ठीक है। आपको बोलेगा कि जो भी मीटिंग का रिकॉर्ड होता है उसको कौन रिकॉर्ड करता है, तो उसको रिकॉर्ड करने वाला कौन होता है? वो देखता है, वो सेक्रेटरी होता है। सेक्रेटरी कौन होता है? ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, जैसे ग्राम सेवक वगैरह, ये आगे आप पढ़ोगे। सेक्रेटरी में बता देता हूँ कौन कौन होता है, लिख लो, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। या तो आपका विलेज लेवल वर्कर, या आप बोल सकते हो, या तो अब बैठा देगा किसको, मल्टीपर्पज़ वर्कर, जिसको 2-3 काम एक साथ दिए जाते हैं। या आप बोल सकते हो ग्राम सेवक। ये क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर में, आई थिंक। आपके गांव में एक ग्राम सेवक होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, इसको गवर्नमेंट एम्प्लॉय करती है ग्राम सेवक। तो इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है रिकॉर्ड मिनट ऑफ मीटिंग। तो इसको मीटिंग के बारे में रिकॉर्ड वगैरह बनाना होता है। तो इसको याद रखना है कि रिकॉर्ड कौन मेंटेन करता है मीटिंग के, तो आपका आंसर होगा सेक्रेटरी।
वो कौन हो सकता है सेक्रेटरी? वो आपका विलेज लेवल वर्कर हो सकता है, या मल्टीपर्पज़ वर्कर हो सकता है, या आपका ग्राम सेवक हो सकता है। ठीक है, सेक्रेटरी कौन होता है? जब विलेज लेवल वर्कर, मल्टीपर्पज़ वर्कर, या आप बोल सकते हो ग्राम सेवक। ग्राम सेवक वर्ड बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ठीक है, पता चल गया रिकॉर्ड कौन मेंटेन करता है। चलिए, इसमें भी कॉरम कितने का होना चाहिए? 1/10 का। कितने का? 1/10 ऑफ टोटल मेंबर। वन टेंथ ऑफ टोटल मेंबर। अब टोटल मेंबर किसकी बात हो रही है? यहाँ पे पंच और सरपंच की बात हो रही है। यहाँ पे पंच और सरपंच की बात हो रही है कि जितने भी पंच सरपंच है उसमें से 1/10 प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, अब इसमें आता है सर इसको हेड कौन करता है? इसको हेड कौन करता है? प्रिसाइडेड बाय सरपंच। कौन करता है हेड इसको? इस मीटिंग को हेड करता है आपका कौन? सरपंच इस मीटिंग को हेड करता है। अगर ये एब्सेंट हुआ, फिर कौन आएगा? फिर आएगा नैब सरपंच। अभी आपने सरपंच के बारे में नहीं पढ़ा अभी। नैब सरपंच ये भी एब्सेंट हुआ तो कौन होगा? फिर कौन होगा आपका? फिर आपका पंच आ जाएगा इस मीटिंग को हेड करने के लिए। ठीक है, फिर आपका पंच आ जाएगा। और पंच कौन होगा? जिसको आपका सरपंच बता के जाएगा कि ये आपकी मीटिंग को हेल्ड करेगा। चलिए, ये सारे पॉइंट इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। इसमें क्वेश्चन आते ही यही से है कि सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर में हल्का मजलिस की कितनी मीटिंग होना कंपलसरी है? तो आपका आंसर होगा एटलीस्ट 2 मीटिंग। कितनी? 2 मीटिंग साल में होनी चाहिए। रिकॉर्ड मिनट ऑफ मीटिंग कौन करता है आपका रिकॉर्ड? तो आपका आंसर होगा सर ग्राम सेवक, या मल्टीपर्पज़ वर्कर, या आप बोल सकते हो विलेज लेवल वर्कर। ठीक है, ये गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होता है। कॉरम कितने का होता है? 1/10 का। ठीक है, 1/10, ये याद रखना 1/10 ही आता है। और इसको हेड कौन करता है? डेफिनेटली हल्का मजलिस की बात हो रही है, उसमें सबसे बड़ा कौन होता है? सरपंच होता है, और सरपंच ही करेगा। या नैब सरपंच, अगर सरपंच एब्सेंट है तो फिर, नहीं तो पंच। ठीक है, चलिए यहाँ तक बात मेरी ख़त्म हुई। थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इसी के साथ डेट इज़ थोड़ा सा वुमेन के बारे में लिख लेते हैं। अब वुमेन रिजर्वेशन के बारे में लिख लेते हैं। आपके गांव में जब पंची की इलेक्शन होती है उसमें वुमेन रिजर्वेशन होता है कितना? 1/3 का। ये फिक्स है, सब में इतना ही चलेगा, 1/3। ठीक है, कितना? 1/3। अगर मान लीजिए आपकी वार्ड में कितने टोटल, मान लीजिए टोटल हैं आपके 6 पंच हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, तो वुमेन रिजर्वेशन कितनी होती है? 1/3। तो 1/3 निकालो 6 का, डेट इज़ 2। इसका मतलब 2 क्या होनी चाहिए? 2 उसमें वुमेन होनी चाहिए। तो आपको पूछा जाएगा एग्जाम में कि पंच वार्ड मजलिस के अंदर वुमेन रिजर्वेशन कितना होता है? तो आंसर होगा 1/3। आंसर होगा 1/3। ठीक है, आंसर होगा 1/3 आपका वुमेन रिजर्वेशन होगा। अब क्या SC ST का रिजर्वेशन होता है? SC ST का रिजर्वेशन होता है? तो बिल्कुल होता है। इसमें भी SC ST की सीटें रिजर्व होती हैं। वो किसके बिहाफ पे होता है? ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। तो उस एरिया में इस SC ST की पॉपुलेशन कितनी है, उसी हिसाब से उनकी सीट रिजर्व की जाती है। ठीक है, उसी हिसाब से उनकी सीट रिजर्व की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको पूछा जाएगा किस में होती है, किस में नहीं होती। उसके बाद नेक्स्ट इसका एक लास्ट पॉइंट लिखिए, इसका टेन्योर कितना होता है? एक बार पंच बनने के बाद टेन्योर कितना होता है? तो 5 ईयर का। तो ये कॉमन सी बात है, सबको पता है, इलेक्शन 5 साल के बाद होते हैं। चलिए अभी हम पढ़ रहे थे वार्ड मजलिस के बारे में। आपको क्वेश्चन का मैं कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आपको याद करने हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वार्ड मजलिस को कौन चुनता है? तो आपका आंसर होगा उसको वार्ड के मेंबर चुनते हैं, जो भी रजिस्टर्ड वोटर हैं। ठीक है, उसके बाद वार्ड मजलिस सारे के सारे कहाँ बैठते हैं? हल्का मजलिस के अंदर। हल्का मजलिस मतलब जो विलेज का, यहाँ पे आपके पूरे सरपंच जो पंचायत घर होता है ना, वहाँ पे हल्का मजलिस उसको बोलते हैं। जहाँ पे सारे पंच बैठते हैं उसको बोलते हैं हल्का मजलिस। उसको हेड कौन करता है? तो हेड करेगा सरपंच। ठीक है, कोई पूछे क्या बताइए वुमेन का रिजर्वेशन होगा? तो आंसर होगा जैस बिल्कुल होगा, 1/3 होगा। कितना होगा? 1/3। तो हर साल जब भी इलेक्शन होगा उसी साल उसकी 1/3 रिजर्वेशन होना कंपलसरी है। अगर आपके 6 पंच हैं तो 6 में 1/3 मतलब 2 पंच वुमेन का होना कंपलसरी है।
उसके बाद क्या SC ST का भी रिजर्वेशन होता है? तो आंसर होगा बिल्कुल होगा। किस हिसाब से होगा? वो होगा आपका कि जिस हिसाब से पॉपुलेशन है, ठीक है, जिस हिसाब से वो पॉपुलेशन है, ठीक है। चलिए, टेन्योर कितना होता है सर? 5 साल का होता है। टेन्योर कितना होता है? 5 साल का। अभी हम बात करेंगे आगे हल्का मजलिस के बाद हम बात करेंगे हल्का पंचायत की। किसकी बात करेंगे अभी हम? हल्का पंचायत की। चलिए आगे देखते हैं अभी हल्का पंचायत के बारे में लिखिए। अभी चैप्टर नंबर 2 पढ़ लेते हैं हम लोग। चैप्टर नंबर 2। चैप्टर 2 में किसकी बात हुई थी? हल्का पंचायत की। किसकी बात हुई थी? हल्का पंचायत। मैंने बाढ़ मजलिस के बारे में आपको बता दिया कि टेन्योर कितना होता है, उसका हेड कौन होता है, कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, कितने से कितने सरपंच पंच हो सकते हैं, 7 से 11 तक, ठीक है। सरपंच को छोड़ के, उसमें सरपंच इंक्लूड नहीं होता। 7 से 11 पंच होते हैं, सरपंच उसमें नहीं आता, सरपंच अलग से होता है, ठीक है, क्योंकि हर बार से एक पंच होगा। चलिए अभी हम चैप्टर 2 पे बात करेंगे। इसमें हम बात करेंगे हल्का पंचायत में। हल्का पंचायत में कौन कौन बैठता है? हल्का पंचायत जो आपकी पंचायत होती है उसमें कौन कौन बैठता है? देखिए सारे के सारे पंच तो आ ही गए, वो हमने पढ़ लिया। इसमें हम पढ़ेंगे किसके बारे में? एक तो हम पढ़ेंगे नायब सरपंच के बारे में, और इनका इलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है। ऊपर मैंने आपको आई थिंक बता दिया कि नहीं बताया। इनका जो इलेक्शन प्रोसीजर होता है वो कैसा होता है? डायरेक्ट। क्या होता है? डायरेक्ट इलेक्शन। इलेक्शन मेथड कैसा होता है? डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट क्या होता है? जिसको आप लोग डायरेक्टली वोट करते हो। जैसे हमारे देश का प्रधानमंत्री जब बनता है तो वोट कौन करता है? तो आपका आंसर होगा सर हम लोग खुद वोट करते हैं, मतलब डायरेक्ट आपने वोट किया उसको। आपको बोलेगा MLA का इलेक्शन कैसा होता है? आप बोलोगे डायरेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि हमने खुद वोट किया उसको। आपको बोलेगा बताइए आपके जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, राष्ट्रपति का, उसको, तो आप बोलोगे हमने वोट नहीं किया उसको, इसका मतलब वो इनडायरेक्ट इलेक्शन है। उसके बाद बोलेगा नैब, उसके बाद सॉरी वाइस प्रेसिडेंट, तो इनडायरेक्ट हो गया। बोलेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो इनडायरेक्ट हो गया। तो जिसके लिए आप वोटिंग नहीं करते हो वो सारे कौन से मेथड है? इनडायरेक्ट। जिसके लिए आप वोट करते हो, आप देख लेना आप किस किस को वोट कर सकते हो, तो वो सारे डायरेक्ट में आएंगे, ठीक है। तो इसलिए आप लोग बाढ़ मजलिस में पंच के लिए वोट करते हो, इसलिए ये कौन सा मेथड है? डायरेक्ट मेथड होता है। अब हम बात करते हैं इसमें, एक होता है नैब सरपंच, पढ़ेंगे इसके बारे में, और हम पढ़ेंगे सरपंच के बारे में पढ़ेंगे। अब नैब सरपंच की बात करें तो इसको इलेक्ट कौन करता है बताइए? इलेक्टेड बाय कौन करता है इसको? जितने भी आपके पंच होते हैं, इलेक्टेड बाय पंचेस, जितने भी आपके बाढ़ के पंचेस होते हैं वो इनको इलेक्ट करता है। अब नैब सरपंच कौन होता है? वो इन्हीं पंच में से एक होता है, वन ऑफ ऑल पंचेस। तो इन्हीं पंचेस में से एक होता है जिसको नैब सरपंच चुना जाता है, और इन्हीं पंचों में से सबका इलेक्शन होता है। कौन सा पंच मिलके किसके लिए? इन्हीं में से 2-3 पंच खड़े हो जाते हैं कि हमें नैब सरपंच बनना है, तो यही पंच उनके लिए इलेक्शन करते हैं। ये पंच वोट डालते हैं और इन्हीं में से कोई एक नैब सरपंच बनता है। तो आपको पूछेगा क्या नैब सरपंच भी पंच होता है कि नहीं है? क्या नैब सरपंच बनने के लिए पंच के इलेक्शन जीतना जरूरी है? तो बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि नैब सरपंच जो होता है वो पंच से ही बनता है। आपकी बाढ़ में सबसे छोटा है पंच, और पंच मिलके सारे क्या बनाते हैं? नैब सरपंच। और ये इसका बताइए इलेक्शन मेथड क्या हुआ? इसका इलेक्शन कैसा हुआ? इसका इलेक्शन कैसा हुआ? आप बोलोगे कैसा इलेक्शन हुआ? इनडायरेक्ट। क्यों इनडायरेक्ट बताइए मुझे? अगर सही से देखें तो क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट हुआ। और ये गलती आप भी करके आओगे। अब बोलो सर नैब सरपंच के लिए तो हमने वोट ही नहीं किया। भाई आपने वोट नहीं किया, मैंने अभी बोला कि ये जो सरपंच बनता है, नैब सरपंच बनता है, ये कौन होता है? ये आपका पंच होता है। अगर आपने वोट पंच को नहीं किया होता, अगर वो पंच उसमें नहीं बना होता, तो क्या वो नैब सरपंच बन सकता था? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, अगर वो जो नैब सरपंच होता है अगर उन पंच में से नहीं आता, कोई भी गांव का आदमी खड़ा करके उसके लिए पंच वोट करते, तो वो इनडायरेक्ट है। लेकिन पंच जो वोट कर रहे हैं वो आप में से, जो आप लोगों ने सेलेक्ट किए पंच, उन्हीं में से एक को चूज़ कर रहे हैं ना। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं आपके वोटों से ही बना है। अगर आप वोट नहीं करते वो पंच नहीं बनता, और वही पंच आके नैब सरपंच बना। इसका इलेक्शन होता है डायरेक्ट। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि नैब सरपंच का इलेक्शन कैसा होता है? आंसर होगा डायरेक्ट।
इवन कि आप वोट नहीं कर रहे हो, लेकिन जो नायब सरपंच बना वो पंच ही एक होगा उनमें से उठ के, और पंच के लिए आपने वोट किया। अगर आप वोट नहीं करते तो वो नायब सरपंच नहीं बनता। ठीक है, बाकी इनका टेन्योर भी वही है 5 साल का, ये आपको पता चल गया। ठीक है, टेन्योर कितना, वुमेन रिजर्वेशन कितनी होती है इसकी, इसमें क्या वुमेन रिजर्वेशन होती है नायब सरपंच के लिए, तो इसमें वुमेन रिजर्वेशन नहीं होगी क्योंकि एक ही तो नायब सरपंच होता है और वो सारे पंच बनाएंगे, तो पंच जिसको बना देगा वही हुआ। अगर पंचों ने मिलकर किसी वुमेन को ही बना दिया तो वो वुमेन उसमें भी काउंट होगी कि नहीं होगी, जो रिजर्वेशन मिला था पंचों का, तो बिल्कुल पंचों में होगी। ठीक है, आपको इतना याद रखना है कि इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है, क्योंकि इसमें आपका एक ही तो होता है, एक ही पंच है, इसको पंचों ने बनाना है, तो वो वैसे भी तो पंच है ही है, तो नायब सरपंच में कोई रिजर्वेशन की बात नहीं है, इसको छोड़ो आप। फिलहाल याद रखो कि 5 साल का टेन्योर, क्योंकि पूरी पंचायत का टेन्योर 5 साल का होता है, आंसर फिक्स रहेंगे सब में। ठीक है, अब हम बात करते हैं सरपंच की। नायब सरपंच का बस आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है कि ये आपका डायरेक्ट इलेक्शन से होता है। इसको कौन चुनता है, सारे पंच चुनते हैं। इसको कौन चुनता है, पंच, और पंच होना जरूरी है अगर आपको नायब सरपंच बनना है तो। ठीक है, अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, डेट इज सरपंच की। आपके गांव में सरपंच कौन चुनता है, इसको कौन चुनता है, इलेक्टेड बाय, देखो इलेक्टेड बाय हल्का पंचायत। ठीक है, सरपंच कौन चुनता है, हल्का पंचायत। हल्का पंचायत में कौन आता है, हल्का पंचायत में वो सारे के सारे विलेज के लोग आते हैं। चलो मैं इसको लिख देता हूं, ऑल रजिस्टर्ड वोटर ऑफ विलेज। देखो इसमें बार्स की बात नहीं होगी, इसमें पूरे विलेज की बात होगी। सरपंच के लिए वोट पूरा की पूरा विलेज करता है और एक एक आदमी सरपंच को वोट डालता है। तो हल्का पंचायत के द्वारा सरपंच चुना जाता है, इसका डायरेक्ट इलेक्शन होता है। कैसा होता है, डायरेक्ट, क्योंकि आप सीधा सीधा वोट डाले। नायब सरपंच भी डायरेक्ट, अभी तक आपने जितना पढ़ा सबके इलेक्शन कैसे हैं, डायरेक्ट हैं। ठीक है, सबके इलेक्शन कैसे हैं, डायरेक्ट हैं। सबके इलेक्शन कैसे हैं, डायरेक्ट हैं। बाकी इसमें जो SC ST रिजर्वेशन होता है क्या सरपंच के लिए, तो आप आंसर दोगे बिल्कुल होता है, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। किसके बेस पे, पॉपुलेशन के बेस पे। सेम वुमेन रिजर्वेशन होता है, तो बिल्कुल होता है सरपंच के लिए भी। ये भी किसके लिए, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के हिसाब से। ठीक है, तो वुमेन रिजर्वेशन होता है बिल्कुल, सरपंच में भी होता है, पंच में भी होता है। सरपंच पंच में वुमेन का रिजर्वेशन होता है। पंच की बात करें तो 1/3 होने चाहिए, सरपंच की बात करें तो पॉपुलेशन देख के आपकी वुमेन का रिजर्वेशन होता है। ठीक है, वुमेन रिजर्वेशन होता है। तो आपको इतना याद रखना है। देखो आपकी गाँव में तो वुमेन की सीट रिजर्व होती है कि इस साल बस वुमेन ही सरपंच बन सकती है, ये आपने देखा भी होगा। तो वुमेन रिजर्वेशन होता है सरपंची के लिए। कोई पूछे SC ST रिजर्वेशन, वो भी होता है। ठीक है, वो भी होता है, वो भी पॉपुलेशन के हिसाब से। SC ST तो पॉपुलेशन के हिसाब से, तो इसमें भी आप लिख लेना ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन इसमें नहीं भी लिखोगे तो भी आपको बस इतना याद रखना है कि वुमेन रिजर्वेशन होता है। ठीक है, वुमेन रिजर्वेशन होता है। आई होप यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट पार्ट मैंने बताया नहीं, ये बिल्कुल जनरल बातें जो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर आपको पूछा जाए, हम पढ़ रहे हैं ना हल्का पंचायत के बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ पे दादा होता है आपका सरपंच। इसमें आपको बोलेगा सेक्रेटरी कौन होता है, तो इसमें भी आंसर वही होगा, विलेज लेवल वर्कर, या बोल सकता है मल्टी पर्पस वर्कर, या इम्पोर्टेंट बोल सकता है आपका ग्राम सेवक। ग्राम सेवक, तो यही आपका बाढ़ माजलिस में आपने पढ़ा था, तो इसमें भी यही होगा आपका। ठीक है, हल्का पंचायत में भी जो हल्का पंचायत में रिकॉर्ड मेंटेन करेगा वो कौन होता है, ग्राम सेवक हो सकता है, मल्टीपर्पज़ वर्कर हो सकता है, विलेज लेवल। एक ही चीज़ बार बार घूमेंगी। देखो वुमेन रिजर्वेशन 1/3,
SC/ST रिजर्वेशन पॉपुलेशन के हिसाब से, कोराम 1/10 का, ये सब कुछ कॉमन है। 5 साल का टेन्योर, ये सब कुछ सेम चीज़ें हैं। एक ही तो विलेज में सब कुछ एक साथ होता है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अब हम पढ़ेंगे कि डिस्क्वालिफिकेशन कैसे हो सकती है। डिस्क्वालिफिकेशन पंच की हम पंच के साथ लिख देते हैं। पंच की डिस्क्वालिफिकेशन कैसे हो सकती है यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे लिख दें डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ पंच। किसी पंच की डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होगी, उसको कैसे निकाला जा सकता है, उसकी मेंबरशिप को तो कैसे निकाला जा सकता है, ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। सब में कॉमन ही होता है वैसे। सबसे पहले इसमें क्या नहीं होना चाहिए, इसके पास ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। सेकंड क्या होगा, एक तो हम लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। दूसरा सिंपल मेजॉरिटी से इसको हटाया जा सकता है। सिंपल, कौन सी मेजॉरिटी चाहिए, सिंपल। सिंपल मेजॉरिटी कितनी होती है, 1/3। उसके बाद में जितने भी मेंबर है उसका 1/3 अगर इसके साथ डिसएग्री हो जाते हैं तो आप पंच को हटा सकते हो। ठीक है, ये 2 पॉइंट मैंने बता दिए। बाकी कॉमन है, अनसाउंड नहीं होना चाहिए। अनसाउंड माइंड मतलब दिमाग सटका हुआ नहीं होना चाहिए। हाँ, एक चीज़ और लिख लो, अंडर 21 ईयर्स नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बच्चे 18 साल लगा के आते हैं, लेकिन पंच बनने के लिए 21 साल की एज होनी चाहिए। अगर आपकी 21 साल एज से कम है तो डिसक्वालीफाई किया जा सकता है पंच को। ठीक है, बाकी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, दिमाग पागल नहीं होना चाहिए, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए। इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिलवालिया होना, मतलब आपने इतना कर्जा ले लिया कि अब आपके पास कुछ है ही नहीं चुकाने के लिए। ठीक है, उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट। बाकी अगर आप SC/ST कैंडिडेट से हुए हैं तो अगर आपका सर्टिफिकेट गलत है तो भी आपको निकाला जा सकता है। ये कॉमन सी बातें हैं कि क्वेश्चन आ जाएगा, मान लीजिए कोई SC कैंडिडेट पंच बनता है, उसके पास सर्टिफिकेट सही नहीं है तो क्या उसको पंची से हटाया जाएगा, तो बिल्कुल हटाया जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आप खुद भी बना सकते हो। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 21 साल होनी चाहिए पंच बनने के लिए, क्योंकि पंच 21 से कम हुआ तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। सिंपल मेजोरिटी चाहिए इनको हटाने के लिए, कोई ज़्यादा आपको हल्ला करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ सिंपल मेजोरिटी हो तो आप पंच को हटा सकते हो। गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए। चलिए अभी हम बात करते हैं सरपंच और पंच की डिस्क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। रिमूवल ऑफ सरपंच एंड नैब सरपंच। सरपंच को या नैब सरपंच को हम लोग कैसे हटा सकते हैं। ठीक है, कहाँ से, फ्रॉम हल्का पंचायत। जो आपकी हल्का पंचायत है विलेज लेवल पे, उसमें से सरपंच पंच को किस प्रकार अगर कुछ गलत करे तो कैसे हटा सकते हैं, इसकी कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो, 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए। 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए किसकी, पंचस की। जो भी टोटल मेंबर्स हैं आपके जितने पंच हैं उसमें से अगर 2/3 इसके अगेंस्ट हो जाते हैं तो वो पंच या नैब सरपंच या नैब सरपंच को हटा सकते हैं। बाकी कुछ भी गलत बिहेव करता है, अनसाउंड माइंड होता है, वो कॉमन सी बातें सारी। अनसाउंड माइंड हो गया, तो ये सारी कुछ कॉमन बातें, इसको लिखवाने की ज़रूरत है नहीं है। अब और क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, मान लीजिए अगर इसकी डेथ हो जाती है, इन केस ऑफ डेथ, मान लीजिए नैब सरपंच की या सरपंच की डेथ हो जाती है तो क्या होगा, फिर से इलेक्शन होंगे। पंच में तो दिक्कत नहीं होती, पंच बन भी सकते, लेकिन सरपंच में दिक्कत होती है। अगर सरपंच की डेथ हो जाती है तो क्या होगा, मान लीजिए आपके इलेक्शन के लिए अभी 2 ही मंथ बचे थे नेक्स्ट के लिए, बीच में डेथ हो जाती, कोई गलत बात नहीं है, यहाँ पे कुछ भी इलेक्शन नहीं होगा, इलेक्शन नॉर्मल होगा। आपको 6 मंथ के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने होते हैं, विद इन
6 मंथ के अंदर अंदर। मतलब मान लीजिए आज सरपंच की डेथ होती है, उसके 6 मंथ तक आगे इलेक्शन नहीं होने हैं, तो आपको उसी 6 मंथ के अंदर अंदर फिर इलेक्शन करवाने पड़ेंगे दोबारा से, पूरे सरपंच के इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, पूरी पंचायत को दोबारा से बनाना पड़ेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। 6 मंथ के अंदर अंदर इलेक्शन कब होंगे? 6 मंथ के अंदर अंदर। चलिए आगे देखिए, अगर मान लीजिए लोगों ने रिज़ाइन कर दिया, 50% जो वैकेंसी थी हल्का पंचायत की, वो क्या हो जाती है? वैकेंट हो जाती है। देन आपके इलेक्शन दोबारा होंगे, री इलेक्शन होंगे। ठीक है, क्या होंगे? आपके री इलेक्शन हो जाएंगे फॉर ऑल, सबके लिए। देखो सरपंच के लिए आपको इंपॉर्टेंट टर्म ये याद रखनी सबसे पहले कि मेजोरिटी कौन सी होती है? स्पेशल मेजोरिटी, 2/3 की मेजोरिटी होनी चाहिए, तब जाके आप सरपंच को रिमूव कर सकते हो। वो अनसाउंड नहीं होना चाहिए, कोई भी मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए कि इसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है, कोई गलत काम किया है, कुछ मतलब अनसाउंड माइंड हो गया है, इंसॉल्वेंट हो गया है, कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 50% वैकेंसी खाली होते ही यहाँ पे री इलेक्शन हो जाएंगे, दोबारा से इलेक्शन। अगर डेथ हो जाती है तो 6 मंथ के अंदर अंदर दोबारा इलेक्शन करवानी पड़ेगी। चलिए मैं आज की क्लास थोड़ा सा रिकैप करता हूँ। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, मैं बताता हूँ आज हमने क्या क्या आपको याद रखना है आज की क्लास में। यहाँ से स्टार्ट किया था। सबसे पहले मैंने बताया कि बाढ़ माजलिस, हमने चैप्टर 1A पढ़ा, जिसमें मैंने आपको बाढ़ माजलिस के बारे में बताया। ये सारे 3A 3B 3C 3D सारे अलग अलग आर्टिकल हैं। आर्टिकल आपको इंपॉर्टेंट मैं बता दूंगा लास्ट पे। ठीक है, इसमें मैक्सिमम बाढ़ माजलिस कितने हो सकते हैं? 7 से लेकर 11 तक पंच बना सकते हो। ये पंच सारे कहाँ बैठते हैं? बाढ़ माजलिस में बैठते हैं। इसके अंदर वुमेन का रिजर्वेशन कितना होना चाहिए? वुमेन का 1/3 होना चाहिए। SC ST का पॉपुलेशन के बेस पे होगा। कोराम कितना होना चाहिए? 1/10 का। अगर आपको बाढ़ की मीटिंग करनी है, कोई भी मीटिंग के लिए 1/10 चाहिए होता है। 3 मंथ में एक मीटिंग उसको अपने बाढ़ में लेनी पड़ेगी सर, पंच को। पंच की बात हो रही है क्योंकि बाढ़ माजलिस में पंच होते हैं। हल्का माजलिस कौन हो, क्या किसको बोलते हैं? जब आपके पूरे विलेज के सरपंच मिलके एक जहाँ पे बैठते हैं उसको बोलते हैं हल्का माजलिस। इसकी जो हेड कौन करता है? इसकी हेड करता है आपका सरपंच। इसको हेड करता है आपका सरपंच या नायब सरपंच या सीनियर सरपंच, जिसको भी आपका सीनियर पंच जिसको भी आपका सरपंच अपॉइंट करेगा। एटलीस्ट 2 मीटिंग होनी चाहिए बाढ़ माजलिस की, जहाँ पे सारे की देखो 3 मंथ में एक मीटिंग किसकी? पंच की, जो सिर्फ आपके मोहल्ले की बात करेगा, खाली अपना आपके मोहल्ले की। सारे पंच मिलके 2 मीटिंग, एक आपकी 2 मीटिंग होनी चाहिए मिनिमम फाइनेंशियल ईयर में। रिकॉर्ड कौन करता है इसका? वो करता है आपका सेक्रेटरी। इसको मैं रेज कर देता हूँ क्योंकि ये नोट्स आपको प्रोवाइड भी करने हैं। ठीक है, चलिए सेक्रेटरी कौन कौन हो सकता है? विलेज लेवल वर्कर हो सकता है, मल्टीपर्पज़ वर्कर हो सकता है, या ग्राम सेवक हो सकता है। कोराम 1/3 ये टोटल सही है। इसको हेड करता है आपका सरपंच करता है। वुमेन रिजर्वेशन मैंने बता दिया। 1/3 SC ST बता दिया मैंने। टेन्योर 5 साल का हो गया। डिस्क्वालिफिकेशन क्या है? याद रखना कि आपको 21 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए। सिंपल मेजोरिटी से आप इसको डिस्क्वालीफाई कर सकते हो। इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए। ये सारी छोटी छोटी बातें आपको पता होना चाहिए। चैप्टर 2 के अंदर हमने फिर हल्का पंचायत के बारे में बात करी, जिसमें मैंने आपको नायब सरपंच और सरपंच के बारे में बताया। नायब सरपंच भी डायरेक्ट इलेक्शन से आता है, लेकिन इसको वोट कौन करता है? सिर्फ और सिर्फ पंच करते हैं। कौन करता है? पंच। 5 साल के लिए चुना जाता है। सरपंच की बात करी, सरपंच को हल्का पंचायत के लोग चुनते हैं, सारे रजिस्टर्ड वोटर होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन होता है, SC ST रिजर्वेशन होता है, वुमेन रिजर्वेशन होता है। हल्का पंचायत के अंदर सेक्रेटरी कौन होता है? सब कुछ सेम है। रिमूवल मैंने आपको बताया, ये याद रखना है। इन केस बाकी इसके 2 लेक्चर जिसने बना लिए वो वाइट पेज पे किसने भी नोट्स बनाए हो मेरे को सेंड कर देना, क्योंकि पहले 2 पार्ट इसके डिलीट हो गए मेरे से नोट्स। बाकी इसके आगे आज की क्लास के बाद का नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का नोट्स आपको प्रोवाइड हो गया, तो इसके एक्चुअली सेव नहीं कर पाया, बीच में डिलीट हो गया। चलो खैर, जिसके पास भी होंगे मेरे को सेंड कर देना भी कॉपी पे, जिसकी हैंड राइटिंग थोड़ी अच्छी होगी। इन केस नो इलेक्शन विल बी हेल्ड, अगर किसी वजह से इलेक्शन नहीं होते हैं, देन इस केस में क्या होता है? इस केस में होता है आपका अपॉइंटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस। तब यहाँ पे अपॉइंटमेंट की जाती है किसकी? एडमिनिस्ट्रेशन की, मतलब कोई भी सिविल सर्विस
कोई भी आपका आईएएस हो सकता है, ठीक है, और उसका रैंक किससे नीचे नहीं होना चाहिए। इस केस में आपको ये याद रखना है कि इसमें कोई इलेक्शन नहीं होता, कोई इलेक्शन नहीं होता इस केस में, ठीक है, इसमें कोई भी इलेक्ट नहीं होता, कोई भी इसमें इलेक्ट नहीं होता, ठीक है। ये इस कंडीशन में होता है जब आपकी असेंबली के अंदर जो भी आपका मतलब गांव में पंचायती इलेक्शन होते हैं उसमें 1/3 से इलेक्शन की स्ट्रेंथ कम हो जाए या कैंडिडेट रिज़ाइन दे दे। तो इस केस में अगर भी टूट जाती है आपकी पंचायत तो उसमें आपका अपॉइंटमेंट की जाती है एडमिनिस्ट्रेशन की, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। इसके लिए देखो, इसको अपॉइंट कौन करता है आपको याद रखना है, गवर्नमेंट अपॉइंट एडमिनिस्ट्रेशंस। उसका जो रैंक है वो नॉट लेस देन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, ठीक है, मैजिस्ट्रेट। तो उसका जो रैंक है, जो भी अपॉइंटमेंट होगी जिस भी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर की, उसका रैंक किसे एडीएम से छोटा नहीं होना चाहिए, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से छोटा नहीं होना चाहिए। ये वो कंडीशन है जब आपके गांव में इलेक्शन नहीं हो, ठीक है। यहाँ इलेक्शन हुए थे, आपकी वो पंचायत की जो सरकार बनी थी छोटी सी वो टूट गई, ठीक है, जिसमें पंचों ने सबने क्या किया, रिज़ाइन दे दिया, जो सरपंच ने रिज़ाइन दे दिया, तो आपकी स्ट्रेंथ खत्म होगी। तो इस केस में क्या होता है, जब तक इलेक्शन ना हो तब तक क्या करती है गवर्नमेंट, आपका अपॉइंट करती है एक ऑफिसर जो कि उस गांव के सारे सिस्टम को देखता है, ठीक है। ऐसा ना ही हो तो अच्छा है, जब भी ऐसी कंडीशन होती है तो ये कुछ भी नहीं मिलता गाँव को, मतलब लगभग सारा ही ये खा देते हैं, कुछ नहीं मिलता, ठीक है। रैंक पूछेगा, इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, इससे कम नहीं होना चाहिए। इसको अपॉइंट करता है गवर्नमेंट, इसको कौन अपॉइंट करता है, गवर्नमेंट। तब ये जो होता है यही सारा क्या करता है, आपके पंचायत को चलाता है, कैरी पंचायत, हल्का पंचायत, गांव में ना विलेज लेवल की बात हो रही है, तो ये हल्का पंचायत को क्या करता है, कैरी करता है, हल्का पंचायत को कैरी करता है। बट एक चीज़ याद रखना, कभी भी इलेक्शन जब नई सरकार हो तो 6 मंथ से ज़्यादा नहीं, नॉट मोर देन, ये पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ, 6 मंथ, तो 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 6 मंथ तक ये चलेगा, उसके बाद फिर से इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। और डेफिनेटली जब ये बन जाएगा, जितनी भी सरपंच पंच की पावर है वो सब इसको चली जाएगी, जो भी फंड्स वगैरह आएंगे, प्रॉपर्टी वगैरह सब इसके अंदर चली जाएंगी। अगर रेजिग्नेशन लेटर देना वो भी इसी को देना पड़ेगा, ठीक है। जो भी सब कुछ है वो सारी पावर किसके पास चली जाती है, ऑल पावर ऑफ हल्का पंचायत गोज टू एडमिनिस्ट्रेशंस। ये जो ऑफिसर अपॉइंट किया गया, सारी की सारी पावर किसको चली जाती है, आपके इसको एडमिनिस्ट्रेशन को चली जाएगी, आपकी सरपंच पंच की जितनी भी पावर्स होती हैं। यहाँ पे मैंने आपको कुछ खास बताया नहीं है, बस आपको देखिए याद क्या रखना है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि इन केस अगर इलेक्शन नहीं हो तो आपकी गांव की पंचायत कौन चलाएगा, तो आंसर होगा कोई भी गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किया गया एडमिनिस्ट्रेशन, उसका रैंक लेस देन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से कम नहीं होना चाहिए, सारी पावरें उसके पास चली जाएंगी। ये 6 मंथ से ज़्यादा नहीं हो सकता, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि 6 मंथ के अंदर अंदर इलेक्शन करवाना पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ, चैप्टर नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर 2 आपका कंप्लीट हुआ, अभी हम पढ़ते हैं चैप्टर 3 की तरफ, चैप्टर 3। ऊपर सारे के सारे 4 से लेके 11 तक आर्टिकल कंप्लीट हुए। अब चैप्टर 3 में क्या था, जैसे ही आपने पंचायत बना ली थी, सरपंची पंची सब हो गई थी, अब आपको रियलाइज़ हुआ अपनी किसका, पावर के बारे में। तो इसमें हम पावर के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें हम पावर और उसके फंक्शन क्या क्या होते हैं, ठीक है, क्योंकि पावर वगैरह सब किसमें लिखा हुआ है, आर्टिकल चैप्टर नंबर 3 में आर्टिकल 12 के अंदर मैंने आपको याद भी करवाया था ये, ठीक है। पावर क्या होती है आपकी, हल्का माजलिस की हम बात करें, हल्का पंचायत की बात कर रहे हैं। सबसे पहले इसकी एक छोटी सी पावर ये है
कि आपके लिए प्लान प्रिपेयर करेगा कोई क्या प्लान। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होगा इसका, ये कंसल्टेशन लेगा, कंसल्ट हल्का मजलिस। हल्का मजलिस में कौन बैठता है, आपको पता है कि गांव के पूरे पंच, सरपंच और गांव वालों की मीटिंग लेके, तो ये उन सब की क्या लेगा, कंसल्टेशन लेगा कि ये मैंने प्लान प्रिपेयर करा है कि इस साल ये रोड बनाना है, इस साल ये गली बनानी है, इस साल इसका ये बनेगा, यहाँ पे ये स्कूल की डेवलपमेंट होगी। तो इन सब के लिए जो भी खर्चा होने वाला होता है उसके लिए ये एक बार हल्का मजलिस से क्या लेते हैं, कंसल्टेशन लेते हैं कि भाई इससे सब सेटिस्फाई है कि नहीं है। फिर इसके बाद ये क्या करते हैं, सबमिट कर देते हैं किसको, इसके ऊपर कौन होता है, BDC, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है, BDC में। और बहुत इम्पोर्टेंट बात यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको अप्रूवल कौन देगा, किसके पास पावर होती है अप्रूवल देने की। अगर BDC को सबमिट किया तो BDC ही के पास पावर होती है कि ठीक है जो भी आपने प्लान बनाया सारे लोगों की रजामंदी है तो ठीक है इसको अप्रूवल देते हैं, इसको काम करिए जो भी है। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछेगा कि जो प्लान प्रिपेयर होते हैं उनको परमिशन कौन देता है, अप्रूवल कौन देता है, तो आंसर होगा BDC, ना कि गवर्नमेंट, ना ही DPDB जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक डेवलपमेंट गोल्स। तो आपको याद रखना BDC इसको कंसल्टेशन देता है। चलिए होपफुली यहाँ तक समझ आई होगी आपको। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 4। यहाँ पे कुछ खास था नहीं जो आपने अभी पढ़ा, अभी हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 की। जो इम्पोर्टेंट होगा मैं आपको बता दूंगा। जो चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। यहाँ पे आपकी सारे सरपंच पंच नायब सरपंच सब आए थे। चलिए इसमें क्या पढ़ना है हमें, इसमें हम पढ़ेंगे, आपको पता है इसमें हम प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं। और प्रॉपर्टी आपको पता 13 से लेकर 23 सकती है, प्रॉपर्टी ऑफ हल्का पंचायत। अभी तक हल्का पंचायत में चल रहे हैं हम लोग। तो हल्का पंचायत की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, बस इतनी सी बात याद रख लो कि जो भी प्रॉपर्टी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर नहीं आएगी वो सारी की सारी प्रॉपर्टी किसकी होगी, वो हल्का पंचायत की होगी, वो पंचायत की प्रॉपर्टी होगी, विलेज की, ठीक है। इसमें मूवेबल इमूवेबल सारी प्रॉपर्टीज में आ जाती हैं, ठीक है। मूवेबल मतलब जो आगे पीछे जा सकते हैं, गाड़ियाँ वगैरह होगी। इसमें आपको याद ये रखना है एनीथिंग, हर एक चीज़, एनीथिंग नॉट बिलोंग्स टू पीपल और गवर्नमेंट, then it will be the property of हल्का पंचायत। जैसे मान लीजिए आप विलेज में रहते हो तो आपका घर है वो प्रॉपर्टी पंचायत की नहीं है, वो आपकी है। जैसे आपके घर में एक मेन रोड होता है, बड़े वाला रोड, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट पर बनाती है इसमें, ठीक है। तो छोटी छोटी गलियाँ होती है वो पंचायत की होती हैं। बाकी जैसे गलियाँ वगैरह सारी प्रॉपर्टी किसकी, पंचायत की। कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे किसी का भी अभी हक नहीं है तो वो सारी प्रॉपर्टी किसकी हो जाएगी, पंचायत की हो जाएगी। लेकिन जो भी सेंटर की प्रॉपर्टी होगी वो सेंटर की होगी, वो गाँव की नहीं होगी, ठीक है। वो सेंटर की होगी, वो गांव की नहीं होगी। मान लीजिए जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई बड़ा हॉस्पिटल बना दिया आपके गांव में, तो वो हल्का पंचायत की प्रॉपर्टी नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है। ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो पीपल आप गांव में जो भी रहते हैं उनकी प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं है, वो सारी प्रॉपर्टी किसकी होगी, हल्का पंचायत की होगी। इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन आपको पूछ लेता है, ठीक है, तो वो आप आंसर दे सकते हो। बस इतनी सी आपको बात याद रखनी है, ठीक है। चलिए मान लीजिए कि कोई भी जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी थी, हल्का पंचायत की प्रॉपर्टी थी, ठीक है, आपने उस प्रॉपर्टी को यूज़ करा या वहाँ पे कोई फसल उगाई, कोई भी प्रॉपर्टी थी सेंटर आपकी हल्का पंचायत की, उसको जहाँ कोई बिल्डिंग थी रेंट पे दी, तो वहाँ से जो भी फंड जनरेट होगा, जितना भी फंड जनरेट होगा वो सबमिट किसको किया जाएगा, वो सबमिट किया जाएगा, वो जाएगा आपकी हल्का पंचायत, जो आपके पंचायत की
अकाउंट होता है पंचायत गांव का, उसमें जाएगा ये सारा। किस में जाएगा? हल्का पंचायत। अब हल्का पंचायत फंड क्या क्या हो सकता है? हल्का पंचायत फंड जनरेट फ्रॉम, तो कहाँ कहाँ से हल्का पंचायत फंड जनरेट हो सकता है? चलिए इसको एक एक करके लिख लेते हैं साथ साथ और समझने की कोशिश करना। जैसे बोल सकते हो आप प्रॉपर्टी टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स कोई गांव में बहुत रिच है उसकी प्रॉपर्टी पे टैक्स लगता है, ठीक है। कोई चीज़ की फ़ी ले रहे हो आप, लेवी टैक्स हो गया, ठीक है। कोई कोर्ट ने डिसाइड कर रखा होगा कि इस चीज़ के ऊपर फ़ी लगेगी या उसके ऊपर फाइन्स लगेगा किस चीज़ के ऊपर, तो वो सारा जो भी कलेक्ट होगा वो भी कहाँ जाएगा? हल्का पंचायत में। कोई डोनेशन कर सकता है, डोनेशन बाय पब्लिक। मान लीजिए किसी ने, पब्लिक ने डोनेशन कर दिया कि ये मेरा पैसा है आप गांव की मदद के लिए लगा दो, तो वो भी हल्का पंचायत के खाते में जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप बोल सकते हो सैनिटेशन चेस। ये क्या होता है आपका? ये होता है टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स लगना। कोई भी टैक्स था उसके ऊपर फिर से टैक्स लगना। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रांट्स फ्रॉम गवर्नमेंट। कोई भी गवर्नमेंट ने सेंटर से पैसा भेजा, कुछ भी ग्रांट्स भेजे गांव की तरक्की के लिए, तो वो भी कहाँ जाएगा? हल्का पंचायत की प्रॉपर्टी में चला जाएगा, उसमें ऐड हो जाएगा। कोई भी आपने लोन वगैरह लिया, लोन लिया, ठीक है, और अदर फंड, और भी बहुत सारे प्रकार के फंड हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से फंड जनरेट करती है आपकी हल्का पंचायत। सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है कि जो गवर्नमेंट से ग्रांट मिलते हैं ये सबसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। बाकी आपको पता है प्रॉपर्टी टैक्स तो गाँव में कहीं लगता नहीं है, कोई फ़ी कोई लेवी टैक्स कुछ भी नहीं होता, ठीक है। हाँ कोई डोनेशन करे कोई हेल्प के लिए बात अलग है, तो वो हल्का पंचायत के खाते में जाएगा, उसको वो यूटिलाइज़ करेगा। अब ये पंचायत में जो पैसा इकट्ठा हुआ, ठीक है, जो पैसा इकट्ठा हुआ इसको ऑपरेट कौन करेगा? लिख लो आप, दीज फंड्स आर ऑपरेटेड बाय, इसको ऑपरेट करेगा आपका सेक्रेटरी, ठीक है, सेक्रेटरी एंड सरपंच। जो गांव का सरपंच होगा और जो भी सेक्रेटरी होगा, सेक्रेटरी कौन हो सकता है? ठीक है, सेक्रेटरी कौन हो सकता है? आपका विलेज लेवल वर्कर हो सकता है, मल्टीपर्पज़ वर्कर हो सकता है, ग्राम सेवक हो सकता है। तो ये दोनों मिलके इस फंड को क्या करते हैं? इस फंड को ऑपरेट करते हैं, यूज़ करते हैं, कैसे कैसे इसको चलाना है, ठीक है। अब कुछ टैक्स होते हैं जो गांव वालों के ऊपर लग सकते हैं, जिसको आपकी हल्का पंचायत लगा सकती है। बाकी टैक्स कितना लगाना है, प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह कितना है, ये डिसाइड करता है कौन? टाइम टू टाइम गवर्नमेंट करती है। इसको गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कितना टैक्स कितना किस पे ऊपर लगाना है, ठीक है। ये रिवाइज होता रहता है हर 2 साल में। अब अगर आपको टैक्स लगाना है किसी के ऊपर, ठीक है, टैक्स लगाना है या टैक्स कलेक्ट करने जाना है, ठीक है, मान लीजिए आपको टैक्स कलेक्ट करने जाना है, तो आपको बिफोर 24 आवर्स क्या करना पड़ेगा? एक नोटिस देना पड़ेगा जिसके घर पे भी आपको टैक्स कलेक्ट करने जाना है कि भाई आपके प्रॉपर्टी टैक्स लगा रहे हैं, या आपकी कोई गाड़ी है बड़ी उसके ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, ठीक है। ये राइट होता है, हल्का पंचायत के राइट होता है। तो बेसिकली इसके लिए आपको 24 घंटे पहले एक नोटिस देना पड़ेगा, इससे पहले आप एंटर नहीं कर सकते। मान लीजिए कि जिसके घर में आप जा रहे हो वो ज़्यादा पावरफुल है, वो आपको एंट्री नहीं दे रहे, तो इन दैट केस क्या होता है? इन दैट केस आप लोग यूज़ करते हो एक्स पार्टी इवैल्यूएशन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है इफ़ someone not allow to enter, then you can enter
you can enter without permission and advance notice। मतलब अपनी मर्जी से बिना बताए, उसको इन्फॉर्म किए बिना जा सकते हो। इस केस में अगर कोई फैमिली आपको एंटर नहीं होने देती, उस केस में एक्स पार्टी एवेल्यूएशन यूज़ किया जाता है। इसका मतलब होता है कि अगर कोई आपको एंटर नहीं होने दे रहा, कि आप अपनी मर्जी से बिना परमिशन, बिना उसको बताए, नोटिस दिए आप जा सकते हो कभी भी, ठीक है। लेकिन रात के समय नहीं जा सकते, ठीक है, रात के समय आप नहीं जा सकते। अब आप लोग मान लीजिए कि आप सरपंच हो, है ना, आप सरपंच हो, आप हो सरपंच भैया, ठीक है। अब आपकी किसी के साथ नहीं बनती, ठीक है, नहीं बनती, बाकी इसके साथ आपकी बहुत अच्छे से बनती है, रिलेशन बहुत अच्छे हैं आपके। अब आपकी कोई पुरानी दुश्मनी है इस बंदे के साथ, आपने क्या किया, इसके ऊपर इम्पोज कर दिया बिना मतलब का टैक्स, और सेम चीज़ इस बंदे के पास थी लेकिन यहाँ पे नो टैक्स, यहाँ पे आपने इसको कोई टैक्स नहीं लिया इससे, तो ये क्या हो गया, ये तो पार्शियलिटी होगी, है ना। तो इस बंदे के पास क्या राइट है कि ये क्या कर सकता है इस केस में, तो इस केस में ये आदमी अपील कर सकता है, अपील अगेंस्ट हल्का पंचायत। किसको किसको कर सकता है, ये कर सकता है प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। जो भी अथॉरिटी उसके ऊपर हेड होगी, जो भी गवर्नमेंट ने इसको डिसाइड किया होगा, कौन सा ऑफिसर पीछे बैठाया होगा, तो इसके अगेंस्ट में आप इसको रिपोर्ट कर सकते हो। आप बोल सकते हो कि सर यही सेम चीज़ बाकी वालों के पास है, लेकिन मेरे ऊपर ज़बरदस्ती, मेरे ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है बिना मतलब का। तो मतलब आप अपील कर सकते हो हल्का पंचायत की भी, किसके अगेंस्ट में, हल्का पंचायत की किसके साथ कर सकते हो, जो भी प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी होगी। बेसिकली जो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी है, यही सब कुछ होता है, सब कुछ इसी को पूछ के होता है, ठीक है। आप डायरेक्टली रिपोर्ट कर सकते हो। तो अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए कि अगर हल्का पंचायत आपके ऊपर इलीगल टैक्स लगाती है, देन आप किसको कंप्लेन कर सकते हो, तो आप डायरेक्टली कंप्लेन कर सकते हो प्रिस्क्राइब अथॉरिटी को, राइट। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं गाइस, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, इस केस में ये क्या करेगा, जो प्रिस्क्राइब अथॉरिटी होगी वो उसको ऑर्डर देगी, गलत है तो वो बताएगी भाई ये गलत नहीं, ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है। चलिए आगे लिखिए एनुअल बजट के बारे में थोड़ा, एनुअल बजट के बारे में, ठीक है। एनुअल बजट मतलब जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट बनता है, वैसे ही आपके पंचायत में जो पैसा आता है उसका भी एक बजट बनाया जाता है। तो हल्का पंचायत क्या करती है, प्रिपेयर करती है, हल्का पंचायत क्या करती है, प्रिपेयर करती है बजट। और सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या करना इसने, ले बिफोर हल्का माजलिस। कुछ भी करना तो हल्का माजलिस के सामने तो लेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे सारे पंच वगैरह गांव के लोग होते हैं सारे, इनके सामने ये क्या करता है, ले करता है। प्लस 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 एक एक्स्ट्रा चीज़ ये होती है, एक इस बजट की कॉपी ये सबमिट करती है, सबमिटेड टू प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। विदिन 3 days, विदिन 3 days के अंदर इसको, इस बजट की कॉपी प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को भी सबमिट करनी होती है, ठीक है। प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को भी सबमिट करनी होती है अपनी बजट की कॉपी। इन केस अगर ये फेल हो जाते हैं, इस जो बजट बनाया था अगर वो फेल हो जाते हैं, इन केस हल्का पंचायत फेल्स टू सबमिट 1 copy to prescribed अथॉरिटी, तो उस केस में क्या होगा,
उस केस में जो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी होगी, ठीक है, इसके साथ ये भी बोल सकते हो, इसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि इन फ्रंट ऑफ हल्का माजलिस, मतलब वो हल्का माजलिस के सामने भी इसको प्रेजेंट नहीं कर पाती है। तो इस केस में क्या होगा, जो प्रिस्क्राइब अथॉरिटी होगी, देन जो आपकी प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी होगी वो क्या काम करेगी, वो बजट खुद बनाएगी, प्रिपेयर बजट बाय इटसेल्फ, वो खुद बजट बनाएगी एंड laid before and laid before हल्का माजलिस। तो फिर वो हल्का माजलिस के सामने इसको लेड करेगी। मतलब बात ये है कि आपका एनुअल बजट कौन बनाता है, हल्का पंचायत प्रिपेयर करेगी। उसको लेड किसके सामने करना होगा, उसको हल्का माजलिस के सामने, लोगों के सामने, पंचों के सामने लेड करना होगा, ये हमने बजट इस साल का बनाया है। और उसकी एक फ़ोटो कॉपी उसको प्रिस्क्राइब अथॉरिटी को भेजनी होगी कि ये हमने बजट बनाया है। अगर 3 दिन के अंदर अंदर वो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को कॉपी नहीं दे पाते हैं या वो हल्का माजिक के सामने बजट को पेश नहीं करते हैं, इन डैट केस हल्का आपकी जो प्रिस्क्राइब अथॉरिटी होगी वो क्या करेगी, वो अपने आप बजट बनाएगी और हल्का माजिक के सामने क्या करेगी, लेट करेगी। ठीक है, हल्का माजिक के सामने क्या करेगी, लेट करेगी, मतलब उसके सामने रखेगी। अब इसका जो रिकॉर्ड होता है वो क्या होगा, वो ओपन फॉर ऑल वोटर्स, क्योंकि सबने वोट किया हुआ है तो सारे वोटर के लिए ओपन होता है, जितने भी हल्का पंचायत के वोटर्स होते हैं। मतलब जो भी इसका रिकॉर्ड होगा, कितना पैसा कहाँ लगना है, क्या बना रहे हैं, कितना हमने बजट बनाया, वो सारा रिकॉर्ड ओपन होगा किसके सामने, वोटर्स ऑफ हल्का पंचायत। जिसने भी वोट किया हुआ है हल्का पंचायत में, उन सबको इसका हक होता है कि वो देख सकता है कि हमारा बजट इतना था, कहाँ कहाँ बजट हमारा लग रहा है। ठीक है, चलिए आगे, ऑडिट कौन करता है, ऑडिट, ऑडिट ऑफ पंचायत बजट। ठीक है, जो पंचायत का बजट होता है इसको ऑडिट कौन करता है, तो इसको ऑडिट करता है डेफिनेटली कौन करेगा, प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। कौन करेगा, प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। कौन करेगा, प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी इसको ऑडिट करेगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। चलिए नेक्स्ट लिखिए अभी आप चैप्टर नंबर 5। हम लोग चैप्टर नंबर 5 में आ चुके हैं और आपको पता है 5th क्लास तक ही हल्का पंचायती, इसके बाद हम लोग बीडीसी में एंटर करेंगे। और इसमें क्या था, इसमें बात होती थी बिजनेस के बारे में। क्या होती थी, जब पावर आ गई थी, सब कुछ आ गया था, फिर बात हुई थी बिजनेस के बारे में। अब यहाँ पे इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, चलिए सबसे पहला लिखिए, एक मीटिंग अरेंज की जाती है, मीटिंग ऑफ हल्का पंचायत। हल्का पंचायत की एक मीटिंग होती है एट लीस्ट वंस इन अ मंथ। एक मंथ में एक मीटिंग करनी पड़ती है। ठीक है, और उसको हेड कौन करता है, डेफिनेटली सरपंच ही करेगा, क्योंकि सबसे बड़ा सरपंच ही होता है। अगर सरपंच एब्सेंट हुआ तो इन केस ऑफ नैब सरपंच करेगा, नैब सरपंच करेगा। ठीक है, अगर नैब सरपंच भी एब्सेंट हुआ तो फिर हल्का माजलिस में कोई भी पंच करेगा, जिसको भी ये प्रिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, अब पहली मीटिंग, जो फर्स्ट मीटिंग होगी, जो सबसे पहली मीटिंग होगी, फर्स्ट मीटिंग बाय प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। जो भी प्रिस्क्राइब अथॉरिटी होगी सबसे पहले मीटिंग ये अटेंड करेगी, मतलब ये आपको मीटिंग अरेंज करेगी। यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है।
पूछेगा हल्का पंचायत में जो सबसे पहली मीटिंग होती है उसको कौन कौन करता है, तो आंसर होगा उसको प्रिस्क्राइब अथॉरिटी करती है। कौन करता है? प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। उसके बाद हर मंथ में एक मीटिंग होना कंपलसरी है। हल्का मजलिस की 3 मंथ में एक मीटिंग, हल्का पंचायत की 1 मंथ में एक मीटिंग। चलो एक मैं बताता हूँ, यहाँ पे देखिए, जो आपकी वार्ड मजलिस की होगी, वार्ड की, वो 3 मंथ में एक मीटिंग होती है एटलीस्ट, हर 3 मंथ में। जो आपकी वार्ड मजलिस की थी, जो पंच यहाँ पे बैठते हैं वार्ड मजलिस, वो 2 मंथ में एक बार होती है, सॉरी 2 मीटिंग होती है फाइनेंशियल ईयर में। और हल्का पंचायत की 1 मीटिंग हर मंथ, ईच मंथ। तो ये याद रखना डाटा थोड़ा। वार्ड जो आपका पंच होता है वो 3 मंथ में एक मीटिंग अरेंज करता है, ठीक है। और उसके बाद जो वार्ड मजलिस है वो हर 1 साल में 2 मीटिंग मिनिमम होनी चाहिए एटलीस्ट। उसके ज़्यादा वो कर सकता है लेकिन मिनिमम 2। लेकिन हल्का पंचायत हर साल हर मंथ में एक मीटिंग करती है। पहली मीटिंग कौन करेगा? वो होगा आपका प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। कौन होगा? प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम लोग प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ रहे हैं। अब हम इसी के अंदर फंक्शन देख लेते हैं, सरपंच और नैब सरपंच के फंक्शन क्या क्या होते हैं, ठीक है। सरपंच और नैब सरपंच के फंक्शन ऑफ सरपंच एंड नैब सरपंच, इनका फंक्शन क्या क्या होता है, क्या क्या काम करते हैं। तो सीधी सी बात है, सबसे पहले यही तो हेड है सरपंच, सरपंच के बाद पंच। ये एक तो प्रिसाइड करेंगे, मतलब हेड करेंगे, एंड मेंटेन करेंगे क्या, जितने भी आपके रिकॉर्ड्स वगैरह होंगे सब कौन करता है? सरपंच या नैब सरपंच। दूसरी चीज़ क्या करता है? ये सुपरविज़न करेगा, ये किसका, मतलब देख रेख करेगा, पूरी ध्यान रखेगा काम का, किसका? सुपरविज़न एंड कंट्रोल ओवर स्टाफ। जो भी हल्का पंचायत में स्टाफ होगा, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी जहाँ पे होते हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, HP होगा जो हल्का पंचायत होगा वो कैन सस्पेंड कर सकता है या वो डिसमिस कर सकता है स्टाफ को, या वो पनिश कर सकता है, लेकिन बाय अकॉर्डिंग टू रूल, बाय अकॉर्डिंग टू रूल। सुपरविजन करेगा, कंट्रोल करेगा स्टाफ के ऊपर, कौन? हल्का पंचायत। जो भी कौन होता है? सरपंच या नायब सरपंच। जो भी गवर्नमेंट ने स्टाफ दिया होता है, जो भी पंचायत का अपना स्टाफ होता है, वो सबको वो सस्पेंड कर सकता है, डिसमिस या पनिश कर सकता है। लेकिन इसके लिए, पनिश करने के लिए, सब कुछ के लिए उसको रूल के दायरे में काम करना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि जिसको मन करेगा उठा के फेंक देगा। हालांकि इतना आसान होता नहीं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को तो खैर कुछ कर नहीं सकते, लेकिन कागजों में ये है कि कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसको रूल में रह के ऐसा करना होगा, ठीक है। और गवर्नमेंट क्या कहती है इनको, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया आपको, गवर्नमेंट इनको प्रोवाइड करती है क्या? स्टाफ टू हल्का पंचायत। तो गवर्नमेंट इनको स्टाफ प्रोवाइड करती है। जैसे स्टाफ में क्या क्या आता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, अभी आप लिख सकते हो। अकाउंटेंट्स आता है, जेई आता है, आपको पता है जेई जितने भी इलेक्ट्रो आपके ट्रांसफार्म वगैरह उड़ जाते हैं यही लेके आते हैं। उसके बाद एक टेक्निकल के लिए आदमी दिया जाता है इनको, विलेज लेवल वर्कर दिया जाता है, ठीक है। ये सब कुछ जैसे ग्राम सेवक वगैरह, ये सारे के सारे क्या वर्कर दिए जाते हैं। खैर ये पंचायत में बैठते नहीं, लेकिन इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि आपको ये जो पंचायत का काम संभालना है, इसके आपके रिकॉर्डिंग कोई भी काम होगा तो। देखो सरपंच की पावर क्या क्या है, यहाँ पे फंक्शन क्या है, वो क्या करता है, वो प्रिसाइड करेगा और मेंटेन करेगा रिकॉर्ड्स को, सुपरविजन करेगा, स्टाफ के ऊपर कंट्रोल करेगा। ये स्टाफ को डिसमिस वगैरह कर सकता है, लेकिन रूल के दायरे में रह के। गवर्नमेंट स्टाफ प्रोवाइड करती है। स्टाफ क्या क्या होता है जी मैंने आपको पहले ही बता दिया हुआ, ठीक है। तो अभी तक जो पढ़ा इस पार्ट को मैं करता हूँ कंक्लूड, देन नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे आपका ब्लॉक लेवल तक। तो हल्का पंचायत आपका ख़त्म हो गया,
ठीक है, आज की क्लास में मैंने क्या क्या पढ़ा मैं इसको एक बार कंक्लूड करता हूँ। आज हमने पढ़ा पहली बात, अगर इलेक्शन नहीं होते हैं तो आपका अपॉइंटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जिसमें एक गवर्नमेंट आपके लिए एक बंदे को अपॉइंट करती है, उसका रैंक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से कम नहीं होना चाहिए। ओके, इसके लिए कोई इलेक्शन नहीं होगा, कोई इलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, यही आपके हल्का पंचायत के सारे काम देखेगा। कितने टाइम तक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कितने टाइम तक, 6 मंथ तक। कितने टाइम तक, 6 मंथ तक। नॉट मोर देन 6 मंथ। तो 6 मंथ से ज़्यादा ये नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा सारी पावरें किसके पास चले जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के पास। चैप्टर 4 में पढ़ा पावर एंड फंक्शन। तो पावर एंड फंक्शन यही है कि वो प्लान प्रिपेयर करता है, उसको कंसल्ट करता है और उसको सबमिट करता है बीडीसी, और बीडीसी उसको परमिशन देता है। ठीक है, याद रखना परमिशन कौन देता है, बीडीसी। चैप्टर 4 में हमने पढ़ा कि प्रॉपर्टी क्या होती है। प्रॉपर्टी क्या, सारी की सारी प्रॉपर्टी जो पीपल्स और गवर्नमेंट के अंडर नहीं आती, वो सारी किसकी है, वो सारी इसकी है। अब ये कहाँ से फंड जनरेट करता है, ये मैंने आपको बता दिया। उस फंड को कौन ऑपरेट करता है, तो सरपंच और सेक्रेटरी जो भी होगा आपका। टैक्स डिसाइड कौन करता है, गवर्नमेंट करती है। 24 घंटे से पहले नोटिस देना पड़ेगा। अगर नोटिस देने के बाद भी वो आपको एंट्री नहीं दे रहे घर वाले, तो आप क्या करते हो, एक्स पार्टी एवेल्यूशन कर सकते हो। ठीक है, अब अगर आपके खिलाफ गलत कर रहे हैं तो आप अपील कर सकते हो किसको, प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को। ठीक है, एनुअल बजट बनाता है, लेकिन याद रखना ये 3 दिन के अंदर अंदर कॉपी उसको प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को सबमिट करनी होती है और हल्का मजलिस के सामने लेट करना होता है। अगर नहीं कर पाएगा तो इस केस में बजट कौन बनाता है, आपका प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी बनाती है। ऑडिट भी वही कौन करेगा, प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये याद रखना, मैंने मीटिंग यहाँ पे लिखवा भी दी। बार्ड की मीटिंग 3 मंथ में एक बार, 2 मंथ में दो मीटिंग, यहाँ पे लिख लो 2 मीटिंग इन फाइनेंशियल ईयर। 1 साल में 2 मीटिंग कंपल्सरी है किसकी, बार्ड मजलिस की। हल्का पंचायत की मीटिंग कौन करता है, हल्का पंचायत की सरपंच करता है, लेकिन पहली मीटिंग प्रिस्क्राइब अथॉरिटी करेगी, बाकी सारी सरपंच करेगी, लेकिन 1 मंथ में 1 मीटिंग होना जरूरी है। चलिए आगे, मैंने सरपंच के कुछ फंक्शन 2-4 बताए और यहाँ पे मैंने क्लास को कंक्लूड करा। तो आज की क्लास में जो भी इंपॉर्टेंट था मैंने आपको अभी रिवाइज कर दिया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ब्लॉक लेवल के बारे में। ठीक है, अभी आपकी 1 या 2 क्लास में खत्म हो जाएगा आपका। अभी जो पढ़ा वो सेम कंडीशन चलेगी, जैसे पंचायत में था वैसे बीडीसी में होगा, वैसे ही आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।